नेक्स्ट इज बेटा आपका एलसी सर्किट। हालांकि हमने एलसी ऑसिलेशन जरूर देखा था, लेकिन हम आज देख रहे हैं बेटा क्या, एलसी सर्किट, अल्टरनेटिंग करंट का एलसी सर्किट। हमारे पास एक इंडक्टर है जिसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आपका एल है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है। लेट से बेटा आपने कोई वोल्टेज लगा रखा है V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये बेटा आपके पास एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज। हमें इस पूरे के पूरे सिस्टम का अगेन पोस्टमार्टम करना है, फेजर बनाना है, जितनी बातें अपन कर सकते हैं ना वो एक्चुअली में सारी बातें करनी है। अगर हमने सारी बातें कर ली बड़ा ठीक है, फिर हम उसमें से कुछ पॉइंट याद रखना चाहें याद भी रख सकते हैं। सुनिए बच्चों, जो एसी सोर्स है उसके अक्रॉस वोल्टेज V, इंडक्टर के अक्रॉस लेट से बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस इज VL, कैपेसिटर के अक्रॉस बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस लेट से VC। मान लेते बेटा कभी ना कभी करंट जा रहा है I। करंट अगर I जा रहा है तो इस वाली प्लेट पर चार्ज Q, इस वाली प्लेट पर चार्ज माइनस Q। अब देखो, मुझे अगर ये चार्ज करंट वगैरह सब कुछ सॉल्व करना है तो इन जनरल बच्चा क्या सोचता है? इन जनरल बच्चा सोचता है कि चलो सर केवीएल लगाते हैं। चलते गए यहां से यहां तक V बढ़ा, चलते गए इंडक्टर में गया तो माइनस VL, चलते गए कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VC एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। यहां से मेरे पास आता है कि VL प्लस VC इज इक्वल्स टू अप्लाइड वोल्टेज। ये हमारी बेसिक इक्वेशन है जिससे हम सारा का सारा काम बना लेंगे, बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन वैसे बच्चा जानता है क्या सोचता है? बच्चा सोचता है कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाता हूं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यार जो लास्ट बोर्ड था उसके ऊपर लाइट चली गई थी, मैं दूसरे बोर्ड पे वापस से क्लास बना रहा हूँ, मतलब इसके आगे वाला पोर्शन बना रहा हूँ। चलिए सुनिएगा। हमारे पास जैसे मैंने कहा कि एलसी सर्किट है। एलसी सर्किट में आपको इतना तो समझ में आ गया कि इंडक्टर है और कैपेसिटर है। हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है जिसका वोल्टेज लेट से V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। किसी टाइम पर कुछ ना कुछ करंट जा रहा है ऐसे। इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास VL है और कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास वो VC है। अगर मैं सिंपल KVL की अगर बात करूं तो सिंपल KVL तो मुझे कहेगा यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V, यहां से यहां तक VL घटा, यहां से यहां तक VC घटा। बड़ा ये C और L आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं ना? ठीक है, मैं इसे बोलता भी रहता हूँ साथ साथ में। और हम इस इक्वेशन से बड़े आराम से कह सकते हैं कि VL प्लस VC शुड बी इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। इसको हम ऐसे है ना क्या कहते हैं, फेजर से जोड़ना पसंद करते हैं। अदरवाइज डिफरेंशियल इक्वेशन इतनी कोई बहुत अच्छी नहीं बनती कि हम इसे सॉल्व कर सकें। सर बना के दिखाओ, चलो बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज का डिफरेंस है बेटा दैट इज V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटा, VL इंडक्टर में करंट की तरफ जाओगे तो माइनस L di/dt। कैपेसिटर में यहां से यहां जाओगे तो माइनस Q/C एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास वो एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमें सॉल्व वॉल्व नहीं करनी है इसको, ना ऐसे ज़बरदस्ती लोड मत लेना कि मैं इसको सॉल्व करनी है। हमें तो फेजर वाले तरीके से सॉल्व करनी है। हमें इतनी मैथमेटिक्स नहीं आती कि हम इसको सॉल्व कर पाएँ, तो इसलिए जानबूझ के बेटा हम फेजर वाले तरीके से सॉल्व करना पसंद करते हैं। अभी करते हैं बेटा। सबसे पहले बेस बनाओ। हाँ बोलो सर तो सीरीज सर्किट है। अगर सीरीज सर्किट है तो ऑब्वियस बात है कि मुझे सबसे पहले तो बेस बनाना पड़ेगा। बेस आपका होगा करंट। करंट पूरे रास्ते सेम है, पूरे रास्ते सेम है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस V में से भी करंट आई है, VL में से भी करंट आई है और VC में से भी करंट आई है। तो आई तो हो गया अपना बेस। चलो बेटा VL दिखाओ। इंडक्टर में आपको याद है कि करंट लैग करता है और VL आगे रहता है। VL अगर आगे रहता है तो ऑब्वियस बात है कि VL विल बी लाइक दिस, VL विल बी लाइक दिस। और इस VL की जो वैल्यू होगी बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स I इंटू XL। इट मेक सेंस। इसी तरह से VC में याद है ये करंट आगे रहता है और वोल्टेज पीछे रहता है, तो VC जो है वो आपको पीछे रह जाएगा। VC बेटा आपका थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। इट विल बी लाइक दिस। VC 90 डिग्री पीछे रहता है और VC की जो वैल्यू है वी नो इट वेरी वेल कि दैट इज I इंटू XC।
अगर आपको नेट वोल्टेज निकालना है तो VL को और VC को जोड़ दो, VL को और VC को जोड़ दो। लेकिन ये तो एक तरह से दो ऐसे वेक्टर हैं जो जस्ट अपोजिट हैं, दो ऐसे वेक्टर जो जस्ट अपोजिट हैं, तो उनको जोड़ना तो हमें आता है ना, कोई बहुत बड़ा काम तो ये है नहीं। जैसे मैं इसमें दो केस बन जाएंगे, इसमें ना दो केस बन जाएंगे। अगर XL बड़ा हुआ तो नेट वोल्टेज आएगा ऊपर की तरफ, XC बड़ा होगा तो नेट वोल्टेज आएगा नीचे की तरफ। मेरे पास प्लान क्या है, मेरे पास ये प्लान है कि नेट वोल्टेज निकालने के लिए, अप्लाइड वोल्टेज निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ना कैसे है, वेक्टरली जोड़ना है। वेक्टरली जोड़ना बेटा, ऐसे नहीं कि कैसे जोड़ दिया। तो चलो जोड़ते हैं। मैं दो केस ले रहा हूं। केस 1 जिसमें हमारा XL जो है वो XC से बड़ा है, मतलब हमारा जो ओमेगा L है वो 1/ओमेगा C से बड़ा है, मतलब ओमेगा की जो वैल्यू है बड़ा वो 1/√LC से बड़ी है। उस केस में ऑफ कोर्स इसमें अगर इसको जोड़ोगे तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि 50 वोल्ट ऐसे है, 30 वोल्ट ऐसे हैं, तो ऑफ कोर्स नेट वोल्टेज आएगा ऐसे 20। तो आप उस केस में बड़े आराम से ऐसा कह पाओगे कि हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज हमारा जो करंट है वो तो ऐसे है, और ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। और इसकी वैल्यू बेटा कितनी होगी जरा चेक करना, I इंटू XL ऐसे, I इंटू XC ऐसे, तो रिजल्टेंट आ गया इधर की तरफ कितना, I इंटू XL माइनस XC, और ये आ गया हमारे पास एक तरह से नेट वोल्टेज। ये आपका नेट करंट है बेटा, ये आपका वोल्टेज है। वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है इसे हम पावर फैक्टर एंगल भी कह सकते हैं, ये बड़ा फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज भी कह सकते हैं। वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू समथिंग। यहाँ से एक बात तो तय होगी कि हमारा जो इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू आ गई है XL माइनस XC, और पावर फैक्टर एंगल की अगर बात करूँ तो बेटा मेरे पास वो आ गया है 90। अगर मैं पावर फैक्टर की अगर बात करूँ तो मेरे बच्चे वो आ गया है 0। किसी ने अगर मुझसे एवरेज पावर वगैरह पूछा तो मैं बड़े आराम से बोल दूंगा कि एवरेज पावर तो 0 है, आना भी चाहिए। इंडक्टर और कैपेसिटर तो बेटा आधे रास्ते तो सोर्स की तरह काम करेंगे, बाकी आधे रास्ते लोड की तरह काम करेंगे, फिर सोर्स की तरह, फिर लोड की तरह, फिर सोर्स की तरह, फिर लोड की तरह। तो पूरे के पूरे साइकिल के अंदर वो किसी भी तरह से नेट पावर का कोई डिसिपेशन वगैरह नहीं करेंगे। इट मेक सेंस। अच्छा हाँ, यहाँ पर कुल मिलाकर जो करंट है ना वो लैग कर रहा है। फेज डिफरेंस तो 90 डिग्री है, लेकिन करंट जो है वो वोल्टेज से लैग कर रहा है। इस तरह के सर्किट को हम एक नाम भी देते हैं इंडक्टिव सर्किट। हालांकि सर्किट के अंदर कैपेसिटर भी है, लेकिन फाइनली इफेक्टिवली हमारा सर्किट जो है वो इंडक्टिव सर्किट है, जस्ट बिकॉज कि XL की जो वैल्यू है वो XC से बड़ी है, जस्ट बिकॉज कि ओमेगा की वैल्यू 1/√LC से बड़ी है। फेयर एनफ। इसका उल्टा केस भी हो सकता है बेटा, वो तुम समझ भी गए होंगे, आपके मन में बेटा बात आ भी गई होगी। दूसरी बात ये कि अगर मान लो कि XL जो है वो XC से छोटा हुआ, XC अगर बड़ा है तो ऑफ कोर्स ये बड़ा है और ये छोटा है। जैसे एग्जांपल के लिए ये 100 वोल्ट है और ये 70 वोल्ट है, इन दोनों को अगर जोड़ूंगा तो नेट वोल्टेज आएगा 30 ऐसे, है कि। तो आप ऐसे केस में कहोगे से मेरा जो फेजर डायग्राम है इट विल लुक लाइक दिस, कि हमारा जो बेस है ना वो तो करंट रहेगा ही रहेगा, बेस तो करंट रहेगा ही रहेगा, और दोनों का जो वोल्टेज है अगर मैं उसको ऐड करूंगा वेक्टरली तो इट विल लुक लाइक दिस, it will look like this and it will be I into XC minus XL। गायब क्यों रहा है, ठीक। It should be equal to the net voltage, it should be equal to the voltage we applied। अगेन आपके वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस अब भी आपका 90 डिग्री है, बस फर्क ये है कि इस बार आपका जो करंट है वो आगे है और आपका वोल्टेज पीछे है। करंट जब आगे होता है तो इस तरह के सर्किट को हम कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं। चलो बेटा कुछ बातें, सबसे पहले बेटा Z की वैल्यू मेरे बच्चे समझ गए। वोल्टेज इज इक्वल टू I इंटू समथिंग, दिस समथिंग मस्ट बी योर Z, एंड Z की वैल्यू मेरे पास आ गई XC माइनस XL। अगर मैं पावर फैक्टर एंगल की बात करूं तो बेटा पावर फैक्टर एंगल कम्स आउट टू बी योर 90 डिग्री, और अगर मैं पावर फैक्टर की अगर बात करूं तो बड़ा दैट कम्स आउट टू बी अगेन 0, और पावर फैक्टर अगर मेरा 0 आ गया तो ऑफ कोर्स एवरेज पावर भी बेटा मेरे पास क्या आएगी 0। ठीक है बच्चों, लेकिन एक फ़र्क है,
यहां पर आपका करंट आगे और वोल्टेज पीछे है, तो मैं कह सकता हूं कि करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय फेज ऑफ कोर्स π/2। इस तरह के सर्किट को हम एक नाम दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्या नाम दे सकते हैं इस तरह के सर्किट को हम? कैपेसिटिव सर्किट। बेटा इस तरह के सर्किट को हम एक नाम दे सकते हैं, द नेम इज कैपेसिटिव सर्किट। समझ गए बच्चों? अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगा। अगर मैं इन दोनों केसेस को अगर कंपाइल करूँ तो एक बात तो मैं बड़े इत्मीनान से कह सकता हूँ कि Z के लिए अलग अलग फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा ही बोल देना कि मॉड ऑफ XL माइनस XC। भाई वो था तेरा XL माइनस XC, ये है बेटा तेरा क्या XC माइनस XL। अलग अलग फॉर्मूला याद रखने से अच्छा है कि बेटा सीधा बोल दो कि Z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ XL माइनस XC, या फिर बेटा मॉड ऑफ ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C। आप ऐसे बोल सकते हो कि Z की वैल्यू तो इस तरह से अपन लोग याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आसान सी बात थी। और पावर फैक्टर एंगल तो दोनों केस में 90 आया है, बस इतना सा फर्क पड़ा कि बड़ा एक बार आपका करंट आगे, एक बार आपका करंट पीछे है। इस केस में करंट पीछे है, वोल्टेज आगे, इस केस में करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है, लेकिन जो फेज डिफरेंस है वो तो आपके पास बड़ा भी 90 डिग्री ही है बड़ा यहाँ पर ओमेगा। ठीक है, समझ गए बच्चों? आगे चलते हैं, एक छोटा सा काम अपन और करते हैं। जैसे हमारा जो सर्किट था उसी में मैं एक छोटा सा काम और कर रहा हूं, दैट इज कि बेटा हम लोग ड्रॉ Z वर्सेस ओमेगा एंड ड्रॉ IRMS वर्सेस ओमेगा। बेटा Z वर्सेस ओमेगा और IRMS वर्सेस ओमेगा दो कर्व चाहिए मुझे। पहले बेटा मैं फंक्शन लिख लेता हूँ। Z कितना है? Z बेटा मेरे पास है ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का मोड यही था ना। चलो बच्चों बनाते ग्राफ अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, आराम से सुनना समझना, कोई जल्दबाजी नहीं मुझे, है ना। मेरे आगे आने वाले बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को बेटा ये जो ग्राफ वगैरह है ये बड़े आराम से इजी कर देंगे, इसलिए मैं थोड़ा इत्मीनान से करा रहा हूँ। ये रहा बेटा Z, ये रहा मेरे पास ओमेगा। अब देख, अगर ओमेगा टेंडिंग टुवर्ड जीरो हुआ, एक बार मोड भूल जाओ तो ये वाली टर्म तो जीरो हो गई। न्यूमरेटर अगर जीरो हो गया तो ये हो गया इनफाइनाइट, तो इसका मतलब Z की वैल्यू हो गई माइनस इनफाइनाइट। बेटा Z की वैल्यू क्या होगी? माइनस इनफाइनाइट, ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब Z की वैल्यू होगी माइनस इनफाइनाइट। बाहर क्या लगा रखा है? मोड। बेटा बाहर क्या लगा रखा है? मोड, तो आखिर में उसको हम पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने ओमेगा की वैल्यू को 1 अपॉन रूट LC कर दिया, तो बेटा जैसे तुम ध्यान से देखो, जैसे मैंने 1 अपॉन रूट LC कर दिया तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो गई, तो उस केस में तेरा Z हो गया 0। और अगर मैंने ओमेगा की वैल्यू को इनफाइनाइट रख दिया तो भले ये वाली टर्म 0 हो गई हो, लेकिन ये आपकी इनफाइनाइट होगी, तो Z हो जाएगा इनफाइनाइट। अगर मैं बिना मोड के अगर ग्राफ बनाता हूँ तो इतना तो शायद मेरे बच्चों को दिख ही गया होगा कि जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाओगे वैसे 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 लगातार Z की वैल्यू बढ़ेगी। ओमेगा 0 था तो Z माइनस इनफाइनाइट था, और जैसे जैसे मैं ओमेगा बढ़ाता गया वैसे वैसे लगातार Z की वैल्यू बढ़ती गई। बीच में ये एक ऐसा ओमेगा आया 1 अपॉन रूट LC, तब आपके Z की वैल्यू 0 हो गई। फिर मुझे याद आया कि नहीं इसमें तो मोड लगा रखा है, तो एक काम करता हूँ कि जो मेरा नेगेटिव वाला पोर्शन है उसको तो हटा देता हूँ और उसकी जगह पॉजिटिव कर देता हूँ। बेटा मोड का तुम हल्का फुल्का बात जानते ही, बेटा ये जो नेगेटिव था उसको ऐसे पॉजिटिव, ये लो बेटा। जब ओमेगा 0 है तब भी Z इनफाइनाइट है, जब ओमेगा इनफाइनाइट है तब भी आपका Z इनफाइनाइट है। ओमेगा टेंडिंग टुवर्ड 0 है तब भी Z इनफाइनाइट, ओमेगा टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी तब भी Z आपका इनफाइनाइट। ये आपका ओमेगा है 1 अपॉन रूट LC। ओमेगा की वैल्यू अगर 1 अपॉन रूट LC से छोटी हुई, ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन रूट LC से छोटी हुई, ओमेगा की वैल्यू अगर 1 अपॉन रूट LC से बड़ी होगी तो उस केस में आपका XL बड़ा है और XC छोटा है। इस वाले केस में तो आपका XL बड़ा है और XC छोटा है,
तो ये वाला तो हो गया हमारा इंडक्टिव। इधर 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 की अगर बात करूं तो बड़ा यहां पर मुझे साफ सी बात है कि ओमेगा की वैल्यू जैसे ही 1/√LC से छोटी होगी तो XC बड़ा होगा और XL छोटा होगा, XC बड़ा होगा और XL छोटा होगा, तो ये उसका ग्राफ है बड़ा। दिस इज योर कैपेसिटी। आई रियली होप बड़ा कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर तो ओमेगा इतना छोटा है कि 1/ωc बड़ा है और ओमेगा L छोटा है, तो XC बड़ा XL छोटा, ये आपका हो गया कैपेसिटिव। यहां पर ओमेगा इतना बड़ा है कि ओमेगा L बड़ा है और 1/ω से छोटा है, ये आपका हो गया इंडक्टिव। ये कुल मिलाकर हमारे पास ग्राफ आ गया Z वर्सेस ओमेगा। मैं आपसे इसमें एक ग्राफ और पूछ रहा था बेटा, कौन सा ग्राफ? IRMS वर्सेस ओमेगा। कर लेंगे बेटा। किसी ने अगर मुझसे IRMS वर्सेस ओमेगा ग्राफ पूछा, हम बेटा कुछ न कुछ तो नतीजे पे पहुंच ही जाएंगे। हाँ, हम जानते हैं कि IRMS क्या होगी। IRMS इज ऑफ कोर्स VRMS अपॉन Z। बेसिकली यही बात होती है। आप ऐसा कह सकते हो कि सर ओमेगा बहुत बहुत छोटा है तो Z इनफाइनाइट है। प्यारे बच्चों, अगर Z इनफाइनाइट है तो IRMS आपका 0 है। जैसे 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 मैं ओमेगा बढ़ाऊंगा, बड़ा इधर की तरफ ओमेगा है, इधर की तरफ आपका IRMS है। जैसे 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 मैं ओमेगा बढ़ाऊंगा वैसे 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 लगातार Z की वैल्यू घटेगी, Z की वैल्यू घटेगी तो ऑफ कोर्स हमारा IRMS लगातार बढ़ेगा। यहां पर Z की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू जैसे ही 1/√LC होगा वैसे ही Z की वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाएगी। Z की वैल्यू जैसे 0 हो जाएगी, करंट आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। ग्राफ विल बी लाइक दिस। सर एक्चुअल में करंट इनफाइनाइट आता है क्या? अरे नहीं बेटा, एक्चुअल तो सर्किट के अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता ही ना, ये तो आइडियल सिचुएशन है ऐसे। तो Z आपका इनफाइनाइट। उसके बाद जैसे जैसे बेटा आपके Z की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे लगातार करंट घटेगा। इधर आऊंगा तो बेटा लगातार करंट घटेगा 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 घटेगा। ओमेगा जब इनफाइनाइट होगा तो Z आपका इनफाइनाइट होगा, Z इनफाइनाइट होगा तो करंट की वैल्यू बेटा आपकी 0 हो जाएगी। इसके इधर वाला जो सर्किट है, जब ओमेगा की वैल्यू 1/√LC से छोटा है उस टाइम आपका XC बड़ा है और XL छोटा है। ये आपका कैपेसिटिव वाला हिस्सा है, ये आपका इंडक्टिव वाला हिस्सा है। और ये जो ओमेगा जिस पर करंट की वैल्यू थ्योरेटिकली इनफाइनाइट आई है, इसको हम बोलते हैं ओमेगा ऑफ रेजोनेंस। बेटा क्या बोलते हैं? ओमेगा ऑफ रेजोनेंस। कि इस ओमेगा पर रेजोनेंस हो गया है, करंट तगड़ा आया है। प्रैक्टिकली बेटा ऑफ कोर्स सर्किट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, हालांकि हम इसको भी देख लेंगे। तो मेरे ख्याल से सारी की सारी बातें आपको इसमें समझ में आई गई होंगी। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट इज RLC सर्किट। RLC का जो सीरीज सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों सीरीज में लगे होंगे, ये मान के चल लीजिए कि अल्टरनेटिंग करंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट है। कारण आपको दिख ही गया होगा, इस रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। तो ऑब्वियस बात है कि बाकी हमने अब तक जितने भी केसेस पढ़े हैं वो सारे के सारे इसके स्पेशल केसेस हैं। इसके स्पेशल केसेस मतलब बेटा हमारे पास RL सर्किट भी था, RC सर्किट भी था, LC सर्किट भी था, प्योरली रेजिस्टिव भी था, प्योरली इंडक्टिव भी था, प्योरली कैपेसिटिव भी था, सारे थे, है कि नहीं बेटा? वो सारे के सारे एक तरह से इसके स्पेशल केस थे। किसी को अगर RLC सर्किट आता है तो उसे सब आता है। इसका मतलब मैं बात जानबूझ के इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस दिन आप अल्टरनेटिंग करंट रिवाइज करेंगे उस दिन आपको सातों के सातों सर्किट रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ और सिर्फ RLC सर्किट ही रिवाइज करना। किसी को अगर RLC सर्किट आता है इट मीन्स दैट उसे वो LR सर्किट, RC सर्किट सब आता है उसको, सब आता है उसको। इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, इंपॉर्टेंट चीज़ तो मेरे बच्चे ये है बस। इसके अलावा कोई कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल ना। इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है बस, ये रिवाइज करना बिल्कुल है ना। हालांकि इसका मतलब नहीं कि उन पे सवाल नहीं पूछते, RL पे सवाल पूछते हैं, RC पे सवाल पूछते हैं, LC पे तो आज तक नहीं पूछा, लेकिन सवाल तो पूछते हैं उन पे। तो फिर सर यही पढ़ने के लिए बोल रहे हो? अरे अगर ये आता है तो सारे आते हैं, है ना, तो क्यों टाइम वेस्ट करें, सिर्फ ये कर लो बहुत है। तो सर फिर आपने सारे क्यों करें? अबे डायरेक्ट इधर ही पढ़ा सकते हैं,
है ना, डायरेक्ट धीरे पढ़ा देंगे है ना। वो तो सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ग्रो होते हैं, तब जाके इंसान ये सीख पाता है। तो उन पर सवाल पूछते हैं, लेकिन रिवाइज करने में तुम जानते हो हमें मोस्टली बातें याद रहती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला सर्किट कर लो, चल रहो, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, चलिए बेटा इस सर्किट को देखते हैं। आपके पास एक AC सोर्स है जिसका वोल्टेज है V = V0 sin ωt, रेजिस्टेंस R, इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस L और कैपेसिटर कैपेसिटेंस C। सर्किट में कोई ना कोई करंट जा रहा है ऐसे I, बैटरी पर कोई ना कोई चार्ज बड़ा लेट से कि यहाँ पर माइनस क्यों लगाता है सिस्टम। मुझे वोल्टेज करंट सब चीज़ें बड़े तरीके से निकालनी है। चलिए KVL लगाइए। अगर मैं KVL लगाऊं तो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज का चेंज आया V, यहाँ से यहाँ तक ऑफ कोर्स वोल्टेज का चेंज मेरे पास आएगा VR, यहाँ से यहाँ तक ऑफ कोर्स जो वोल्टेज का चेंज आएगा मैं उसे लिख सकता हूँ VL, और यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज का चेंज आया बड़ा मुँह से बड़े आराम से लिख सकता हूँ VC, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इसके कोई डिफरेंट, अरे VC तो लिखा ही नहीं मैंने, वो लिख देता हूँ -VC, जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, दैट इज इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ से बड़े आराम से कह सकता हूँ कि नेट वोल्टेज इज बेसिकली रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, प्लस इंडक्टर के अक्रॉस कितना है, प्लस कैपेसिटर के अक्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। इन तीनों को अगर जोड़ोगे तब जाके आपके पास नेट पोटेंशियल आएगा। ठीक है, इनको अगेन कोई डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, फेजर से करो, सब बढ़िया तरीके से बात बन जाएगी। तो चलिए मैं फेजर से ही स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बेटा बेस बनाओ। बेस में बना रहा हूँ जो चीज़ कॉमन है। कॉमन कौन है, तो मेरे बच्चे जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे होंगे कि सर सीरीज़ में तो कॉमन चीज़ तो करंट होती है, जो करंट यहाँ वही करंट यहाँ, वही करंट यहाँ वही करंट यहाँ, हर जगह करंट की वैल्यू सेम। तो मैंने बेस बना दिया करंट को। अब सबसे पहले VR, बेटा VR रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फेज वही होता है जो करंट का फेज होता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इसी तरफ हमारा VR होगा। हम तो VR की वैल्यू तक जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज ऑफ कोर्स करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। इट मेक सेंस। अब मेरे पास VL, बड़ा VL इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। हम जानते हो कि इंडक्टर में करंट लैग करता है, तो ऑफ कोर्स इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस आगे होगा। इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी लाइक दिस, 90 डिग्री आगे होगा। और इसको हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि इट इज VL। VL इज ऑब्वियसली I into XL। ठीक है, इसी तरह से VC, बड़ा VC तुम जानते हो कि बड़ा कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, करंट के साथ 90 डिग्री पे होगी, और करंट आगे रहता है और VC पीछे रहता है, तो VC विल बी लाइक दिस। And we know that कि VC is equals to I into XC। अगर मुझे नेट वोल्टेज निकालना तो इसको ऐड कर लो। कैसे, वेक्टरली करते हैं बेटा। फिर से मुझे दो केस बनाने पड़ेंगे, एक में मैं XL को बड़ा मानूंगा, एक में XC को बड़ा मानूंगा। दोनों केस बारी बारी से इत्मीनान से देखते हैं, अपन को कोई जल्दबाजी है ही नहीं। तो चलिए केस 1। केस 1 के अंदर XL जो है वो XC से बड़ा है, मतलब ओमेगा L जो है वो 1/ओमेगा C से बड़ा है, मतलब ओमेगा जो है वो 1/√LC से बड़ा है। और जैसे ही आपके XL की वैल्यू XC से बड़ी होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट तो ऊपर आएगा, मैं उसको VR के साथ जोड़ दूंगा। मेरा कहने का मतलब पहले इन दोनों को जोड़ दूंगा, फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको VR के साथ जोड़ दूंगा। तो अगर XL XC से बड़ा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ऊपर की तरफ, उसको मैं इसके साथ जोड़ दूंगा। तो चलो जोड़ते हैं। आपके पास बेटा फिर से अगर देखें तो करंट आपका बेस बना हुआ है। जिस तरफ आपका करंट है बेटा, जिस तरफ आपका करंट है उसी तरफ आपका VR है, उसी तरफ आपका VR है। VR की वैल्यू वी नो इट वेरी वेल कि दैट इज I into R। XL और XC में XL बड़ा है, XC छोटा है, तो I into XL बड़ा है, I into XC छोटा है। तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बड़ा इस तरह से आएगा, उन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इस तरह से, और उसकी वैल्यू होगी बड़ा कितनी, I into XL
माइनस एक्स। अब मैंने क्या किया कि इन दोनों को जोड़ चुका, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको वी आर के साथ जोड़ दो, तो इन दोनों का जो रिजल्ट है उसको वी आर के साथ जोड़ दो। बेटा वी आर के साथ जोड़ने के लिए वेक्टरली ऐड करना है। ये लो बेटा मेरे पास नेट वोल्टेज आ गया, नेट वोल्टेज आ गया। अगर मुझे नेट वोल्टेज लिखना है तो बड़े आराम से लिख सकता हूँ कि नेट वोल्टेज विल बी रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर आई आर का स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर का रूट। और मेरे पास v की वैल्यू आ गई बड़ा, दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तुम बड़ा इतना तो समझ गए होंगे कि पक्की बात है कि I के साथ ये वाली जो टर्म है ना, ये पक्की बात है कि हमारा इम्पिडेंस है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि Z की जो वैल्यू है दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यही नहीं, मैं करंट और जो नेट वोल्टेज है, नेट वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया था, उन दोनों के बीच का ये वाला फेज डिफरेंस भी निकाल सकता हूँ। इस फेज डिफरेंस को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि दिस थीटा इज बेसिकली फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट। इसे आप पावर फैक्टर एंगल भी कह सकते हो। मैं कह सकता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आई इंटू एक्सएल माइनस एक्स सी, बड़ा बेस मेरे पास है आई इंटू आर, आई से आई कैंसिल, इट कम्स आउट बी एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर। अगर आपको ये पसंद ना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर हमने एक पावर फैक्टर शब्द सुन रखा है, पावर फैक्टर, उससे भी इस एंगल को सोच सकते हो। पावर फैक्टर इज ऑफ कोर्स cos of theta. Cos theta obviously says that base upon hypotenuse. Base is of course potential difference across resistance and hypotenuse is of course net voltage जो आपने अप्लाई किया है। Potential difference across resistance is I into R and net voltage हम देख चुके हैं that is I multiplied by ये रायता। अरे इस रायते को हम Z बोल दें तो आप कह दो कि अरे ये तो वापस से R by Z आ गया। पहले वाले सर्किट्स में भी ये R by Z आया था, अब भी आपका ये R by Z ही आया है। तो पावर फैक्टर आपके पास R by Z ही है। अच्छा, करंट कुल मिलाकर सर्किट में लैग कर रहा है, वोल्टेज से आगे है, तो अप्लाइड वोल्टेज ऐसे करंट लैग कर रहा है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि I लैग्स वोल्टेज। अच्छा, वोल्टेज से अगर लैग कर रहा है तो इस तरह के सर्किट को हम क्या कह सकते हैं कि ये सर्किट हमारा इंडक्टिव सर्किट है या कैपेसिटिव सर्किट है। तो आप बेटा घर से बैठे बैठे चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोल रहे हैं, सर ऑब्वियस बात है कि इस तरह के सर्किट को अपन इंडक्टिव सर्किट ही कहते हैं। तो अगर एक्सएल एक्स से बड़ा है, मतलब ओमेगा की वैल्यू 1/√LC से अगर बड़ी है, तो इस तरह के सर्किट को तो हम इंडक्टिव सर्किट ही कहेंगे। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक तुम्हें इसमें थ्योरी वगैरह का आइडिया लग गया होगा। बाकी बातें बेटा सेम ही है। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर IRMS क्या होगा, अरे यार ऑब्वियस बात है कि IRMS विल बी ऑब्वियसली VRMS डिवाइड बाई Z। सर Imax क्या होगा, बेटा Vmax अपॉन Z। मेन चीज़ तो ये कि क्या हमने Z निकाल लिया क्या, हाँ Z निकाल लिया। अच्छा, मैं एक बात तो बोलना ही भूल गया, अगर मान लो कि ये सिंपल LR सर्किट होता तो XC की वैल्यू 0 हो जाती है कि नहीं। जैसे ही XC की वैल्यू 0 होती है, Z की हो जाती है √R² प्लस XL का स्क्वायर। वही हमारे LR सर्किट वाला आंसर। अगर मान लो कि RC सर्किट होता तो ऑब्वियस बात है कि XL की वैल्यू 0 होती, इंडक्टर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस और कैपेसिटर होता। Z की वैल्यू वापस आ गई √R² प्लस XA का स्क्वायर। तो हमने अब तक जितने भी सर्किट पढ़े वो एक तरह से हमारे इस सर्किट के स्पेशल केसेस हैं, एक तरह से स्पेशल केसेस ही हैं। ठीक, इसका केस 2 और देखते हैं। केस 1 में हमने किसको बढ़ा रखा था, XL को। अब मैं कह रहा हूं कि XC इज मोर देन XL, मतलब 1/ωc इज मोर देन ωL, मतलब ओमेगा इज लेस देन 1/√LC। तो हल्का सा फर्क आ जाएगा बड़ा हमारे इस डायग्राम के अंदर। अब XC बड़ा है तो बड़ा ऑफकोर्स आपका VC बड़ा है।
ऑफ कोर्स बेटा आपका VC बड़ा है। तो पहले तो मैं क्या करूँगा कि VC और VL को जोड़ देता हूँ। VC और VL का जो रिजल्टेंट आएगा उसको मैं VR के साथ जोड़ दूंगा। जोड़ना कैसे है? वेक्टरली जोड़ेंगे, जरूर जोड़ेंगे। तो चलो बेटा सबसे पहले बेस बनाओ। आप कहोगे सर बेस तो बहुत ही सिंपल है, बेस तो मुझे करंट को बनाना है। जिस तरफ करंट है उसी डायरेक्शन में आपका VR है, उसी डायरेक्शन में हमारा VR है बेटा। VR इज ऑफ कोर्स I इंटू आर। I इंटू एक्स ही बड़ा है, I इंटू XL छोटा है, तो ऑफ कोर्स नेट वोल्टेज आएगा ऐसे नीचे की तरफ। उन दोनों का नेट वोल्टेज आएगा ऐसे नीचे की तरफ, और उसकी वैल्यू होगी बेटा, क्या वैल्यू होगी? उसकी वैल्यू होगी I इंटू XC माइनस XL। क्यों? IXL ऊपर था, IXL नीचे था। नेट वोल्टेज अगर निकालना है तो आप इन दोनों को और जोड़ दो। जोड़ना कैसे? ऐसे वेक्टर जोड़ते हैं, जोड़ दो। नेट वोल्टेज विल बी लाइक दिस। वी नो इट वेरी वेल कि दिस प्लस दिस शुड बी द नेट वोल्टेज विच वी हैव अप्लाइड। तो आप ऐसा कह सकते बड़े आराम से कि इन तीनों वोल्टेज को जोड़ूंगा तो नेट वोल्टेज के बराबर आना चाहिए। दिस इज द नेट वोल्टेज एंड नेट वोल्टेज कम्स आउट रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो I तो बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में मेरे पास आएगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। नाउ वी नो दैट कि वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू समथिंग, बट दिस समथिंग मस्ट बी योर इम्पिडेंस, दिस मस्ट बी योर Z। अगेन कोई मुझसे पूछ ले कि सर ये वाला एंगल क्या होगा, निकाल लेंगे। मेन चीज ये है कि आपका जो करंट है ना वो तो आगे है और वोल्टेज पीछे है। इस केस में करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज, कि करंट जो है बड़ा वो वोल्टेज से आगे है, और वो भी कितना आगे? एंगल थीटा। ये एंगल थीटा अगेन तुम दो तरीके से सोच सकते हो। एक तो टेन थीटा, टेन थीटा इज ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो मेरे पास है I इंटू XC माइनस XL अपॉन बड़ा ऑफ कोर्स बेस इज I इंटू आर। तो ये मेरे पास आ गया XC माइनस XL अपॉन आर। अगेन बेटा अगर आपको कॉस थीटा चाहिए ना वही आ जाएगा वापस से, मैं कर नहीं रहा, सीधा लिख दूं R बाई Z। अब बेटा कॉस थीटा इज ऑफ कोर्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है I R, हाइपोटेनस है I इंटू Z, तो वापस से आपका R बाई Z ही आ जाएगा। Z की वैल्यू क्या आई है जरा गौर करना। Z की वैल्यू आई है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। समझदार बच्चे को पता है कि Z की वैल्यू तो फिर से वही आ गई। सर वैसे वही कैसे आ गई? यहाँ पर XL माइनस XC है सर, यहाँ पर XC माइनस XL है। अरे बेटा एक ही बात तो है, स्क्वायर कर रहे हो रूट के अंदर, तो टर्म तो वही आएगी, अलग थोड़ी आएगी। तो Z की बेटा वैल्यू आपके पास वही आ गई। सिर्फ इतना सा फर्क है कि इस बार आपका करंट पीछे और वोल्टेज करंट जो है वो आगे है और वोल्टेज पीछे। पिछले वाले केस में आपका जो करंट था वो आपका पीछे था और वोल्टेज आपका आगे था। इसमें करंट आगे है, इसलिए इस तरह के सर्किट को हम कैपेसिटिव सर्किट भी कह सकते हैं। बाकी बेटा मुझे ऐसा कोई नई बात इसमें लगी नहीं, अपना सारा का सारा काम बड़े आराम से इतनी बातों से बन जाएगा। सवाल करते हैं इस बात पर। चलिए बच्चों, इस बात पे अपन एक सवाल करते हैं। अगेन बहुत बड़ा सा सवाल है। सवाल क्या अपने आप में पूरी की पूरी फिर से थ्योरी आएगी। थ्योरी में जो चीज़ पढ़ी है या फिर कोई चीज़ अवॉइड भी की तो सारे इसके अंदर आ जाएगी। हमारे पास सर्किट है, RLC सर्किट है, रेजिस्टेंस है 40 ओम, इंडक्टर है जिसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है 0.8 अपॉन पाई। बेटा वैल्यूज बढ़िया है, चिंता मत करना। कैपेसिटर है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 200 अपॉन पाई माइक्रोफेरेड है। वोल्टेज लगा रखा हम लोगों ने V इज इक्वल्स टू 400 साइन 100 बाई टी। ठीक है ना? इस तरह इतने सारे सवाल पूछ रखे हैं। मैं एक बार सवाल बोल देता हूँ, जिससे क्या है कि अगर आपको ऐसा लगे कि सर हम खुद कर लेंगे तो तुम सवाल पहले खुद ही निपटा दो। इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा, सर्किट कैपेसिटिव है या इंडक्टिव है ये बताओ, इम्पिडेंस कितना होगा, फेजर ड्रॉ करो, पावर फैक्टर एंगल कितना होगा, पावर फैक्टर कितना होगा, आई मैक्स पूरे सर्किट में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी, IRMS कितनी होगी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी,
एवरेज पावर कितना होगा, करंट किसी टाइम टी पर कितना होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा किसी भी टाइम टी पर, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी टाइम टी पर कितना होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी टाइम पे कितना होगा। 18 क्वेश्चन तो ये हो गए, 3-4 और हैं, ठीक है, करते हैं। सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस, वेरी सिंपल, दैट इज ऑफ कोर्स ओमेगा इंटू एल। ओमेगा तो ये रहा, इसको एल से मल्टीप्लाई किया, थोड़ा मेरे ख्याल से आ गया 100 पाई इंटू 0.8 अपॉन पाई। बेटा पाई से पाई कैंसिल, आई थिंक बेटा इट कम्स आउट में 80 ohms। एक्स सी इज ऑफ कोर्स बेटा 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा इज ऑफ कोर्स 100 पाई, सी इज 200 अपॉन पाई माइक्रोफैरेड। बेटा नीचे माइक्रो ना चाहिए तो ऊपर क्या, तो 10⁻6 हो गया वो, पाई से पाई निपटा। बेटा ये 4 0 वैसे गए, 4 0 वैसे गए तो बेटा कितना बच गया 100 अपॉन 2, बेटा कितना आ गया 50। मुझसे पूछा है कि सर्किट इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है। एक्सेल एक्सिस से बड़ा है तो पक्की बात है कि सर्किट इंडक्टिव है। सर्किट इंडक्टिव है इस बात का मतलब है कि फेजर में पक्की बात है कि करंट लैग करेगा, किससे, अप्लाइड वोल्टेज से। जो भी आपका अप्लाइड वोल्टेज है उससे करंट थोड़ा पीछे होगा। अच्छा इंपीडेंस कितना होगा, इंपीडेंस की वैल्यू मुझे पता है, फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। कुछ भी लिख दो, एक्ससी माइनस एक्सएल का स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 80 माइनस 50 का स्क्वायर, 80 और 50 बेटा कितना गया 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, बेटा मेरे ख्याल से उसका रूट निकालोगे तो 50 ओम आएगा। अगला सवाल कि फेजर बनाओ। बिल्कुल फेजर तो बना नहीं अपन को, इसीलिए मैंने सारे काम किए। सबसे पहले बेटा मैं बेस बनाऊंगा करंट को। जिस तरफ करंट होगा, जिस तरफ मेरे प्यारे बच्चों करंट होगा उसी तरफ हमारा वी आर होगा। जो वी आर है बेटा वो तो करंट की तरफ है। ये हमारा वी आर है। वी आर की वैल्यू है आई इंटू आर। आर बेटा कितना है 40, तो बेटा दैट इज ऑफ कोर्स 40 इंटू आई। ठीक है, करंट से आगे होता है हमारा वी एल। वी एल आगे होता है बेटा दैट इज ऑफ कोर्स आई इंटू एक्सएल। एक्सएल कितना है 80, तो वो होगा ऐसे। ठीक, ये हमारा वी एल, बेटा वी एल की वैल्यू है आई इंटू एक्सएल। अच्छी बात है। वीसी, बड़ा वीसी हम जानते हैं, करंट आगे कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज पीछे, बड़ा उसके लिए क्या होगी आई इंटू एक्सी। एक्सी कितना है 50, तो वो मेरे पास जाएगा ऐसे। ये मेरे पास आ गया वीसी, बड़ा वीसी इज ऑफ कोर्स कितना 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 बड़ा मेरे बच्चे 50 इंटू आई। अब मुझे पता कि केसीएल ये कहता है कि दिस प्लस दिस मस्ट बी नेट वोल्टेज। पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, फिर उसको उसके साथ ऐड कर लेंगे। चलो बच्चों करते हैं। सबसे पहले अपना बेस, बड़ा बेस तो आपका करंट है। जिस तरफ करंट है उस तरफ आपका वी आर है। वी आर में तो हमें कोई खास परेशानी है ही नहीं। ये रहा हमारा वी आर। वी आर की वैल्यू बेटा मेरे पास 40 इंटू आई। बड़ा देखना 80 आई पोटेंशियल ऐसे ऊपर की तरफ दिखा रखा है, 50 आई ऐसे नीचे की तरफ दिखा रखा है वेक्टर की फॉर्म में। ठीक, 80 आई ऐसे 50 आई ऐसे, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा बेटा कितना 30 आई। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा बेटा कितना आएगा 30 आई। नेट वोल्टेज निकालने के लिए इन दोनों को और ऐड कर लो तो नेट वोल्टेज आ जाए 40 आई और 30 आई। नेट वोल्टेज विल बी रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बट दैट कम्स आउट टू बी 50 आई। वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू समथिंग, बेटा दिस समथिंग इज योर जेड। बचा दिया अपन ने। चलो बच्चा फेजर भी हो गया। पावर फैक्टर एंगल कितना होगा बेटा? पावर फैक्टर एंगल मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का ये जो एंगल है, मुझे ये वाला एंगल निकालना है। निकाल ले बेटा। मैं बड़ा आराम से कह सकता हूँ कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस
अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेटा मैं तो देखो कितना कम फॉर्मूला से काम चला रहा हूँ, है ना। मैंने भाई बच्चा तो आर बाई जेड वगैरह से करेगा, मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से कर रहा हूँ। आर बाई जेड से भी ये आएगा बेटा, दैट कम्स आउट बी 4/5। बेटा कॉस थीटा की वैल्यू अगर 4/5 है तो थीटा की वैल्यू कम्स आउट बी ऑफ कोर्स 37 डिग्री। चलो जवाब लिखते हैं। हमारा पावर फैक्टर एंगल जो है बेटा वो 37 डिग्री है। हमसे पूछा पावर फैक्टर कितना होगा, अभी भी निकालना अपन ने कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा हमारा पावर फैक्टर है बेटा, दैट कम्स आउट बी 4/5। आई मैक्स कितना है, आई मैक्स होगा वी मैक्स। वी मैक्स है 400 वोल्ट अपॉन जेड। हमने बड़ी मेहनत से जेड निकाला था बेटा, कितना आया था 50 ओम। आई थिंक बेटा दैट कम्स आउट बी 8 एम्पियर्स। What is the IRMS? IRMS will be this divided by √2, but that comes out to be 4√2 amperes. रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा मैक्सिमम करंट इंटू आर। मैक्सिमम करंट है मेरे पास 8 एम्पियर। रेजिस्टेंस सवाल के अंदर मुझे दे रखा है, दैट कम्स आउट टू बी 40 ओम। बेटा मेरे ख्याल से 320 आ गया। एम्पियर इंटू ओम इज ऑफ कोर्स योर वोल्ट्स। बेटा एम्पियर इंटू ओम मस्ट बी योर वोल्ट्स। इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम कितना होगा? तो मैं बोलूंगा बेटा दैट इज ऑफ कोर्स मैक्सिमम करंट मल्टीप्लाइड बाई एक्सएल। मैक्सिमम करंट तो 8 एम्पियर, एक्सएल अगेन हम मेहनत से निकाल चुके हैं, कहाँ गया यार, ये रहा एक्सएल 80 ओ। बट दैट कम्स आउट विद 640 वोल्ट्स। नॉट एन इशू, कोई दिक्कत नहीं। कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? बेटा कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल होगा वी मैक्स इंटू बेटा सॉरी आई मैक्स इंटू एक्स सी। बेटा करंट की मैक्सिमम वैल्यू है 8 एम्पियर और एक्स सी की वैल्यू बेटा कितनी 50 आई थी क्या? हाँ एक्स सी की वैल्यू आई थी 50, दैट इज 400 वोल्ट्स। But that comes out of 400 volts. What is the average power? Average power is IRMS into VRMS into cos of theta. √2 बेटा √2 गायब हुआ बेटा, देखना 4 चौक 16, 16 चौक 64, 6400 वाट। बड़ा कैलकुलेशन वगैरह चेक करते रहना, हालांकि मुझे तो लग रहा है मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, करंट किसी भी टाइम टी पर कितना होगा, सोचता हूँ बेटा किसी भी टाइम पर करंट होगा। करंट की मैक्सिमम वैल्यू है 8 एम्पियर इंटू साइन ऑफ वोल्टेज। अगर साइनोसॉइडली वेरी करेगा तो करंट भी साइनोसॉइडली वेरी करेगा सेम ओमेगा से, साइन ऑफ 100 पाई टी। लेकिन हमारा जो करंट है वो एग्जैक्टली वोल्टेज की तरफ हो ऐसा जरूरी नहीं है। देखो भाई ये वाला एंगल बड़ा कितना आया 37 आया, मैं इसको यहां दिखाऊं तो हमारा जो नेट वोल्टेज है बेटा वो यूं आया है, नेट वोल्टेज यूं आया है और ये आपका 37 है। ये नेट वोल्टेज वही है जिसकी वैल्यू है बेटा कितनी 400 साइन 100 पाई टी। अब हमें पता है कि नेट वोल्टेज ये है, करंट उससे पीछे है बेटा कितना 37 डिग्री पीछे। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 8 एम्पियर तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू, साइन 100 पाई टी माइनस 37 डिग्री। बेटा मैंने थोड़ी वैल्यूज बढ़िया ली है तो जैसे 37, 53 ऐसा कुछ ना कुछ आ जाए। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस एट एनी टाइम टी क्या होगा? इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो किसी भी टाइम पर करंट लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय आर कर दो, आंसर आ जाएगा। जस्ट बिकॉज कि फेज वेज का तो चक्कर ही नहीं है, जो फेज करंट का है वही रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का है, तो वैसे निपट गया। अच्छा एक तरीका और है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 320 वोल्ट इनटू साइन ऑफ फेज की बड़ा मैं बता चुका हूं बात कि ये तो है V और ये है VR जो है वो अप्लाइड वोल्टेज से 37 डिग्री पीछे है। अप्लाइड वोल्टेज जो है उसका फेज है 100 पाई टी, तो ये होगा 100 पाई टी माइनस 37 डिग्री। सर VL क्या होगा? सर VL के लिए मैं ऐसे कर लूं, करंट एट एनी टाइम टी मल्टीप्लाइड बाई XC। अरे नहीं बेटा बिल्कुल नहीं। सर क्यों? यहां तो कर दिया आपने बेटा, यहां इसलिए कर दिया था क्योंकि करंट और जो VR है वो दोनों सेम फेज में है, लेकिन आपका करंट और VL जो है इंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम फेज में नहीं है, दोनों के जो फेज डिफरेंस है।
करंट अगर ऐसे हैं तो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उससे 90 डिग्री आगे है, सो वी कैन डू दैट। तो सर कैसे करोगे बेटा? वैसे ही जैसे मैंने सोचा था, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू है 640 वोल्ट, साइन ऑफ 100 पाई टी। बेटा 100 पाई टी तो अप्लाइड वोल्टेज का फेज है, इंडक्टर के अक्रॉस फेज डिफरेंस क्या होगा? अप्लाइड वोल्टेज ये है, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा आगे है। कितना आगे है? इतना आगे है। कितना आगे बेटा? 53 डिग्री। तो लिख देना कि सर +53 डिग्री, एंड इट ऑफ कोर्स मेक सेंस। सर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा किसी टाइम टी पे? सर ऐसे लिख दूं कि करंट एट एनी टाइम टी मल्टीप्लाइड बाई XC। अरे नहीं बेटा, अगेन बेवकूफ़ी, ऐसे थोड़ी कर देंगे यार, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट और जो आपका कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम फेज में नहीं है। तो सर कैसे करेंगे? बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर की मैक्सिमम वैल्यू, ये तो आ गया एम्पलीट्यूड, इनटू साइन ऑफ 100 पाई टी। अरे सर 100 पाई तो अप्लाइड वोल्टेज था, ये क्या होगा? अप्लाइड वोल्टेज से हमारा VC पीछे है। कितना पीछे है? 37 एंड 90। बेटा कितना? 127 डिग्री पीछे है, तो -127 डिग्री। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बेटा सारी की सारी बातें बढ़िया से समझ में आ गई हैं। अब यार इसी में अपन 1-2 सवाल एक्स्ट्रा और बना सकते हैं इस सेम सिचुएशन में। सेम सवाल है बेटा, है ना? हमारे पास रेजिस्टेंस था, इंडक्टर था और कैपेसिटर था, ठीक है, और ये हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कुछ एक आइडियल मीटर लगा दिया, ये एक आइडियल वोल्ट मीटर लगा दिया। सारे AC एमीटर वोल्ट मीटर लगाएं बेटा। अगर आपने DC एमीटर वोल्ट मीटर लगा दी बेटा, फिर उनकी रीडिंग 0 आएगी। यहां पर एक आइडियल वोल्ट मीटर लगा दिया V2, यहां पर मैंने एक आइडियल वोल्ट मीटर लगा दिया V3। ऑल ऑफ देम आर AC इंस्ट्रूमेंट्स। फाइंड reading of these ideal ammeters and voltmeters। करते हैं बेटा। अमीटर मेजर करेगा इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर से गुजरने वाला करंट, वो भी कौन सा? RMS। तो अमीटर की रीडिंग होगी ऑफ कोर्स बेटा क्या? IRMS। मुझे वापस से बोलने की जरूरत थोड़ी बेटा, IRMS अपन लोग निकाल चुके हैं, दैट इज 4√2 एम्पियर। जो हमारा V1 है, V1 वोल्ट मीटर है, वो मेजर करेगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की RMS वैल्यू। उसकी RMS वैल्यू बेटा क्या होगी? रेजिस्टेंस अक्रॉस, सॉरी बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू 320 आई है। तो ऑब्वियस बात बेटा कि इट शुड बी 320/√2 या फिर बेटा कितना? 160√2 वोल्ट्स। जो हमारा वोल्ट मीटर 2 लगा हुआ है वो इंडक्टर के अक्रॉस लगा हुआ है, तो इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी RMS वैल्यू को वो मेजर करेगा। बेटा इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू तो अपन लोग निकाल चुके थे, कितनी? 640। कितनी बेटा? 640। तो इट शुड बी 640/√2, बट आई थिंक इट कम्स आउट विद 320√2 वोल्ट्स। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर? उसको कौन मेजर कर रहा है? ऑफ कोर्स V3 वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है, वो मेजर करेगा कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी RMS वैल्यू। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू 400 आई थी, तो ये मेजर करेगा 400√2, बट दैट कम्स आउट विद 200√2। मुझे लगता है बात तो आपको समझ में आ ही गई। समझ गए बच्चों? अब ऐसे में एक सवाल और पूछ लेता हूं कि अगर मान लो कि कोई वोल्ट मीटर ऐसे लगा रखा है, V4 ऐसे, उसकी रीडिंग क्या होगी? V4 की रीडिंग क्या होगी? आइडियल है सब कुछ। तो V4 कहां से कहां तक के बीच में है? इस रेजिस्टेंस से इंडक्टर के बीच में है।
तो इसके बीच का जो अरेंजमेंट है तो सिंपल आरएल सर्किट है, यहां से तक का जो सर्किट है वो तो सिंपल एक आरएल सर्किट है। तो यहां से तक अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको मेजर करना है तो आप कह सकते हो कि सर दैट शुड बी, मेजर क्या करेगा आरएमएस, तो आप ऐसे कह सकते हो सर दैट शुड बी इक्वल टू आई आरएमएस मल्टीप्लाइड बाय जेड। जेड बेटा सिर्फ और सिर्फ यहां से तक का, यहां से तक के जेड को लिख दिया जेड डैश। आई आरएमएस तो मुझे पता है, आई आरएमएस इज ऑफ कोर्स 4√2 इंटू जेड डैश। बेटा इस सिंपल से आर एल सर्किट का जेड कितना होगा, तो मेरे बच्चे बोले सर इतने सिंपल से सर्किट का जेड डैश होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर बेटा कितना है 40, तो उसका स्क्वायर। एक्सएल बेटा कितना है, मेरे ख्याल से 80 है, तो उसका स्क्वायर। बेटा मेरे ख्याल से शायद ये आंसर आ गया होगा। बेटा 40 तो बाहर ही आ गया, 40 बाहर आ गया, 40 इंटू 4 कितना हो गया 160। बेटा अंदर रूट में कितना बच गया बेटा तेरे पास 5 बच गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 160√10 वोल्ट्स। तो ऐसे भी बड़ा हो सकता है कोई ना कोई वोल्ट मीटर लगा रखे हो, तो जिन दो पॉइंट के जो वोल्ट मीटर लगा रखा होगा उन दोनों पॉइंट में से गुजरने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाय उन दोनों पॉइंट के बीच का जेड लिख दिया तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे कोई मुझे कहते सर मैंने यहां से लेकर यहां तक लगा दिया, तो यहां से तक जो सर्किट है उसका जेड लिख देना। बड़ा वो मेरे ख्याल से कितना होगा एक्सएल माइनस एक्सी का मोड होगा, क्योंकि यहां से तक का सर्किट आपका सिंपल एलसी सर्किट है बच्चों, समझ गए होंगे सारी की सारी बात है ना, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं लगा होगा। आगे चलते हैं। हमने बेटा जितना पढ़ाई किया है उसके बेसिस पे बेटा आप कुछ सवाल कर सकते हो। आप अल्टरनेटिंग करंट की जो आपको इसेंशियल शीट मिली है उसमें से एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन ए और सेक्शन बी बेटा पूरा ही कर लो। इसी तरह से पार्ट 2 के अंदर भी बेटा सेक्शन ए और बी कर लो। ठीक है अच्छा, बाकी बेटा काम बाद में दूंगा, इतना सा काम निपटाना है। ठीक है आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज जो हमारा आरएलसी सर्किट है उसमें रेजोनेंस। इस पर मेरी ऐसी फीलिंग है कि कभी न कभी कोई बढ़िया सा अच्छा सा कॉम्प्रिहेंशन भी हो सकता है कि आईआईटी के अंदर पूछ ले। जेई मेन के अंदर तो आरएलसी सर्किट का जो रेजोनेंस है उस पर फॉर्मूले पर काफ़ी सारे सवाल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है भी और सवाल पूछे गए भी हैं। लेकिन आईआईटी जेई एडवांस में ऐसा हो सकता है कि इस पूरे के पूरे इस रेजोनेंस वाले कॉन्सेप्ट पर कोई ना कोई अच्छा सा कॉम्प्रिहेंशन भी पूछ ले। क्या है कॉन्सेप्ट, आराम से सुनिएगा। बट आपके पास एक सीरीज आरएलसी सर्किट है, रेजिस्टेंस आर, इंडक्टेंस एल, कैपेसिटर सी, एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ लगा रखा है V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। बड़ा मान लीजिए कोई ना कोई करंट जा रहा है ऐसे। इस पूरे के पूरे सर्किट के बारे में हम अधिकतर पोस्टमार्टम तो कर चुके हैं। हमें पता है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में जो Z की वैल्यू होगी दैट विल बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इसे हम अगर और बढ़िया तरीके से अगर लिखें तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, एक्सएल इज ऑफ कोर्स ओमेगा एल, एक्सी इज ऑफ कोर्स बड़ा 1/ओमेगा-c का होल स्क्वायर। ये आपके पास Z है। अगर मैं कहूं कि बेटा मुझे आई आरएमएस चाहिए तो आप बोलोगे सर आई आरएमएस इज ऑफ कोर्स वी आरएमएस बेटा ऑब्वियसली V0/√2 होगी डिवाइड बाई Z जितना ज़्यादा ऑफ कोर्स बेटा हमारा आई आरएमएस उतना ही कम। मैं एक ग्राफ वगैरह फिर से बोलता हूँ, हालांकि मैं ग्राफ बना चुका हूँ। मान लो बच्चों कि मैं इस सिस्टम में जो एसी सोर्स लगा रहा हूँ वो अलग अलग ओमेगास का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने पहले बेटा कोई कम ओमेगा का एसी सोर्स यूज़ किया, फिर ओमेगा बढ़ाया और अलग अलग ओमेगा के लिए Z की वैल्यू क्या होगी ये डिस्कस करना चाहता हूँ, और अलग अलग ओमेगा के लिए मेरे आई आरएमएस की वैल्यू क्या होगी ये डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं फिर से बोल दूँ बेटा, ओमेगा जब बहुत 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 छोटा होगा तो 1/ओमेगा-c टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब एक्सी बहुत बड़ा हो जाएगा।
अगर XC बहुत बड़ा तो ऑफकोर्स Z बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ओमेगा बहुत छोटा होगा तो बड़ा आपका Z टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट होगा। अगर आपका ओमेगा बहुत 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 बड़ा हो गया तो XL बहुत बड़ा हो जाएगा, और XL बहुत बड़ा हो गया तो Z वापस से बड़ा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अगर आपने ओमेगा रखा तब भी बड़ा आपके Z की वैल्यू बहुत बड़ी होगी। इसमें पहले अगर आप ओमेगा को बढ़ाओगे 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 तो Z घटेगा, फिर ओमेगा को बढ़ाओगे 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 तो लगातार आपकी Z की वैल्यू बढ़ेगी। ये आपके पास एक ऐसा ओमेगा है जिस ओमेगा पर आपके बड़ा Z की वैल्यू लीस्ट है। Z की वैल्यू सबसे कम तब आई, बड़ा Z की वैल्यू मिनिमम तब आई जब मेरे XL और XC बराबर हो गए। ये बात बड़ा हम पहले भी देख चुके हैं, जब आपके XL और XC बराबर हो गए, और दूसरे शब्दों में कहूँ तो ओमेगा L इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा C हो गया, और ओमेगा की बड़ा मेरे पास वैल्यू 1/√LC हो गया। उस टाइम Z की वैल्यू लीस्ट आई है और मेरे प्यारे बच्चों कितनी आई है? R। इस ओमेगा को हम बोलेंगे रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बड़ा क्या शब्द यूज कर रहे हैं? रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इट इज नोन एज रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑलवेज स्टैंड्स फॉर ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी स्टैंड्स फॉर ओमेगा अपॉन 2 पाई। अगर कोई मुझसे पूछे कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है तो मैं कहूंगा बेटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज एफ रेजोनेंस, बड़ा मुंह से लिख सकता हूं, दैट इज ओमेगा रेजोनेंस अपॉन 2 पाई। बेटा उसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, बेटा कितनी आ जाएगी? 1/2 पाई रूट LC। चलो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा बेटा मेरे पास ये है कि जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा रेजोनेंस हो जाएगी उस टाइम पर आपका Z सबसे लीस्ट हो जाएगा, और उस लीस्ट Z की जो वैल्यू है बड़ा, उस Z मिनिमम की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो कितनी आ रही है आपके पास? R के बराबर आ रही है। बड़ा आपके पास वो R के बराबर आ रही है। ओके, इट मेक सेंस। ये वो वाला हिस्सा है जब ओमेगा इतना छोटा है, ओमेगा छोटा तो मतलब XC बड़ा, तो यहां से यहां तक का जो सर्किट है बड़ा ये आपका कैपेसिटिव सर्किट है। इसके बाद आपका बड़ा ओमेगा बड़ा है तो ओमेगा L बड़ा है, तो मतलब XL बड़ा है, तो इसके आगे आपका सर्किट इंडक्टिव है। और इस पॉइंट पर आपका सर्किट रेजोनेंस में है। किस पर? जब ओमेगा की वैल्यू 1/√LC होगी उस टाइम पर आपका सारा का सारा RLC सर्किट रेजोनेंस में है। कहां पर है? रेजोनेंस में। और डिटेल बेटा हम इसकी बारी बारी से आराम से देखेंगे, तुम चिंता मत करना। अच्छा मुद्दे पे आता बेटा, IRMS वर्सेस ओमेगा। कोई मुझसे ग्राफ पूछ ले तो मैं कहूंगा कि ओमेगा जब बहुत छोटा है तो Z टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट है। बड़ा Z टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट तो IRMS टेंडिंग टुवर्ड 0 है। जैसे जैसे ओमेगा को बढ़ाऊंगा तो Z घटेगा। बड़ा Z घटेगा तो ऑब्वियस बात है कि बड़ा IRMS बढ़ेगा, तो IRMS बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। जैसे ही बड़ा ओमेगा की वैल्यू ओमेगा रेजोनेंस पर पहुंच जाएगी, मतलब 1/√LC पर पहुंच जाएगी, तो उस पॉइंट पर आपके Z की वैल्यू होगी लीस्ट, आपके IRMS की वैल्यू होगी सबसे ज्यादा। उसके आगे अगर जाऊंगा आगे जाऊंगा तो वैसे वैसे बड़ा आपका फिर से ओमेगा बढ़ेगा तो Z बढ़ेगा, Z बढ़ेगा तो लगातार करंट की वैल्यू घटेगी। ये मेरे पास मेरे IRMS की मैक्सिमम वैल्यू करंट है। और बड़ा ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? बड़ा ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू आएगी VRMS अपॉन Z। सॉरी बेटा Z तो है लेकिन Z की वैल्यू कितनी है? Z की वैल्यू इस इवेंट पर, इस इंस्टेंट पर जब आपकी ओमेगा की वैल्यू ओमेगा रेजोनेंस है उस टाइम पर Z की वैल्यू आपके पास R के बराबर है। इस बात को बेटा थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ाते हैं। सुनिएगा, आखिर हुआ क्या? हमारे RLC के सीरीज सर्किट में जब रेजोनेंस हुआ तो उस टाइम पर हुआ क्या? सबसे पहले ये हुआ कि हमारे XL की वैल्यू और XC की वैल्यू सेम हुई। ये कब होगी? ये सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब हमारे AC सोर्स का जो ओमेगा है वो ओमेगा रेजोनेंस के बराबर होगा। ओमेगा रेजोनेंस इज ऑफ कोर्स 1/√LC। और इस टाइम पर एग्जैक्टली हुआ क्या? सुनिए बेटा, हमारे पास ये रहा R, ये रहा मेरे पास L और ये रहा मेरे पास C। ये RLC सर्किट, ये मेरे पास कोई सोर्स हमने लगा रखा है ऐसे।
जिसका वोल्टेज है लेट्स से V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ ना कुछ करंट गया ऐसे, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बड़ा मेरे पास वी आर है, इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे पास वो वी एल है, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास वो वी सी है। नेट वोल्टेज विल बी ऑफ कोर्स वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। तो ऑब्वियस बात है कि इन तीनों को हम कैसे जोड़ते हैं, हम इन तीनों को फेजर की तरह जोड़ते हैं। चलो बच्चों अभी जोड़ते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं बेस। बड़ा सीरीज सर्किट में आप लोग जानते हो कि बेस हम हमेशा बनाएंगे करंट को, जिस तरफ करंट होगा उसी तरफ हमारा वी आर होगा। ओके कोई इशू नहीं है, उसी तरफ हमारा वी आर होगा। वी आर विल बी लाइक दिस, दिस इज योर वी आर। वी आर की वैल्यू कम्स आउट टू बी आई इंटू आर। इंडक्टर में करंट लैग करता है तो बड़ा वोल्टेज आगे होता है, वोल्टेज वी एल का ऐसे आगे होगा। दिस विल बी योर वी एल, दिस विल बी योर वी एल। वी एल इज ऑफ कोर्स आई इंटू एक्स एल। फिर वी सी, बड़ा कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तुम्हें याद है कि करंट आगे रहता है और वी सी पीछे रहता है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। बड़ा वी सी विल बी लाइक दिस। वी सी जो है वो हमारे करंट से पीछे होगा, और दिस इज वी सी एंड वी सी इज इक्वल्स टू आई इंटू एक्स सी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन दोनों के जो फेज डिफरेंस पाई का होगा, वो तो तुमको सर हमेशा होता है। जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो इसके अक्रॉस नेगेटिव होगा, इसके अक्रॉस नेगेटिव होगा तो इसके अक्रॉस पॉजिटिव होगा। लेकिन आज खास बात एक और है कि एक्सएल की वैल्यू और एक्ससी की वैल्यू सेम है, तो ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल सेम आएगा। मैं कह रहा हूं कि मुझे नेट पोटेंशियल चाहिए, नेट पोटेंशियल भी दिस प्लस दिस प्लस दिस। लेकिन मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये और ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है, हमेशा कैंसिल हो जाएंगे। और ये दोनों जैसे ही आपके कैंसिल हो जाएंगे आपका नेट पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। तो हमारा जो नेट पोटेंशियल आपने लगाया है वो और ये वी आर दोनों हमेशा बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सर कैसे कैंसिल आउट कर देंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़ा मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बेटा कोई एसी सोर्स लगा दिया ऐसे, V इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट साइन ओमेगा टी, लेट से ऐसे। मान लीजिए किसी टाइम पर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 वोल्ट है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल 100 वोल्ट अगर किसी टाइम पर हुआ, भाई -200 से लेकर 100 तक कुछ भी हो सकता है, -200 से लेकर +200 कुछ भी हो सकता है। बट मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 200 होगा, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस जब 100 वोल्ट होगा तो ये जो वी आर होगा बेटा ये भी आपका 100 वोल्ट ही होगा। और सर इन दोनों में क्या, यहां से यहां तक अगर पोटेंशियल मान लो 50 वोल्ट घटेगा तो इसमें यहां से यहां पर 50 वोल्ट बढ़ेगा। बस इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही मामला होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, सिर्फ इस बात का फर्क पड़ेगा कि यहां से तक पोटेंशियल घटेगा तो इसमें यहां से पोटेंशियल बढ़ेगा। ये दोनों हमेशा आउट ऑफ फेज भी होंगे और दोनों इक्विवेलेंट अपोजिट होंगे। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 70 तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस -70, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस -50 तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस +50, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 30 तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस -30। तो जब भी आपका रेजोनेंस होगा इसके इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैग्नीट्यूड में सेम होंगे और साइन में अपोजिट हो जाएंगे। तो जो अप्लाइड वोल्टेज होगा वो बड़ा आपके रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में था। बड़ा याद कीजिए, बिल्कुल चैप्टर के शुरुआत में प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में ऐसा ही तो था। और जो आपका करंट है, जो आपका करंट का फेज है वही आपके अप्लाइड वोल्टेज का फेज है और वही हमारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फेज है। सो इट मींस दैट एट रेजोनेंस हमारा जो आरएलसी सर्किट है इट इज बिहेविंग लाइक ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। आप कहना चाहो बड़ा कह सकते हो, लिख भी सकते हो इस बात को कि एट रेजोनेंस सीरीज आरएलसी सर्किट is behaving like प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। जो आपका अप्लाइड वोल्टेज होगा
बेटा वही रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और करंट और अप्लाइड वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे। करंट और अप्लाइड वोल्टेज अगर सेम फेज में होंगे तो पावर फैक्टर एंगल आपका आ गया है 0, और कोई अगर मुझसे पावर फैक्टर पूछेगा तो मैं बोल दूंगा इट इज 1। बड़ा याद कीजिए पावर फैक्टर 1 किस केस में था, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल शुरुआत में अपन लोगों ने पढ़ा था कि पावर फैक्टर जो है वो 1 तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में ही होता है। ठीक है बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारे थ्योरी बड़े आराम से समझ में आ चुकी है। मैं फिर भी इस बात पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और करा रहा हूँ, हो सकता है कि बेटा आपको न्यूमेरिकल थोड़ा सा और ज़्यादा पसंद आए। बेटा आपके पास 200 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी क्या बेटा एसी सोर्स है। बेटा अगर सिर्फ 200 वोल्ट लिखा हुआ है तो समझ जाना कि ये इसकी आरएमएस की वैल्यू है। रेजिस्टेंस है बेटा आपके पास 40 ओम, इंडक्टर है, सेल्फ इंडक्टेंस है 2 हेनरी, और बेटा आपके पास कैपेसिटर है 18 माइक्रो फेरेड का। मेरे पास सवाल बेटा ये पूछा है फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स बेटा किसकी, एसी सोर्स की, इफ द सिस्टम इज एट रेजोनेंस। अगर सिस्टम अगर रेजोनेंस पे है तो इस एसी सोर्स का ओमेगा और फ्रीक्वेंसी निकालो। बिल्कुल निकालेंगे। हमें पता है कि रेजोनेंस में होने के लिए हमारा एक्सएल और एक्ससी दोनों बराबर होने चाहिए। एक्सएल बेटा ऑफ कोर्स ओमेगा इंटू एल, एक्ससी बेटा ऑफ कोर्स 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। तो ओमेगा हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि दैट इज 1 अपॉन रूट एल सी, और इस ओमेगा को हम चाहें तो बड़ा स्पेशली लिख सकते हैं ओमेगा रेजोनेंस, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल। बेटा व्हाट इज एल, एल इज 2। बेटा व्हाट इज सी, सी है 18 माइक्रो फेरेड। बेटा माइक्रो को बेटा मैंने एस आई में कन्वर्ट करने के लिए -6, ये तो बेटा ऊपर चला गया, ये ऊपर चला 10⁻6 का बेटा कितना हो जाएगा 1000। बेटा नीचे 18 दूनी 36, बेटा 36 का रूट कितना आएगा 6। आई थिंक बेटा इट कम्स आउट बी 500/3 रेडियन पर सेकेंड। सर मुझे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। बेटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर आपको चाहिए तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल बी ऑफ कोर्स रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 2π। और आप कह सकते हो बेटा इसको अगर मैं 2π से अगर डिवाइड करूंगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू 250/3π। कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसकी यूनिट विल बी हर्ट्ज। अगर आपको बेटा ये वर्ड्स में अगर दिक्कत है, मैं फिर से बोल दूं, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, बाकी यूनिट से भी आप पहचान सकते हो। मुझसे ये पूछा है कि इसका फेजर भी बनाओ और IRMS भी बनाओ। बना देंगे बेटा फेजर वेजर, कोई इशू नहीं है। जैसे कोई मुझसे पहले पूछ रहे सर फेजर बनाने से पहले एक्सेल चाहिए। एक्सेल इज ऑफ कोर्स ओमेगा इंटू एल। ओमेगा है 500/3 और एल मेरे पास है बेटा कितना है 2, तो दैट कम्स आउट बी 1000/3 ओम। लेकिन जो एक्सेल आएगा मेरे प्यारे बच्चों वही तो आपके पास एक्स ही आएगा। तो फेजर तो हम बना देंगे यार, फेजर में तो मुझे कोई खास इतना इशू लग नहीं रहा। फेजर में सबसे पहले बेस बनाओ। बेटा बेस किसे बनाते हो, बेटा बेस बनाते हैं जो चीज़ कॉमन होती है। कॉमन कौन है बेटा यहाँ पे, करंट। सीरीज सर्किट के अंदर हमेशा कॉमन कौन आएगा, करंट। अच्छी बात है, जिस तरफ करंट होगा उसी तरफ रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप VR लिख सकते हो। VR विल बी ऑफ कोर्स बेटा I इंटू R। रेजिस्टेंस बेटा 40 है तो 40 इंटू I। इंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस आगे होता है और करंट पीछे होता है, तो इंडक्टर के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बेटा दैट विल बी लाइक दिस VL कैन रिटन एज I इंटू XL। प्यारे बच्चों एक्सेल हमने अभी भी निकाला था, कितना बेटा 1000/3, तो मेरे पास ये आ गया I इंटू 1000/3। इसी तरह से VC, बेटा VC में अगर आपको याद होगा तो करंट आगे होगा और आपका VC पीछे होगा। ये आपका VC, बेटा VC की वैल्यू होगी I इंटू XC। XC बेटा आपके पास वापस से 1000/3। ये आपका बेटा क्या हो गया, फेजर। वो हम जानते हैं बेटा ये दोनों बराबर हो जाएंगे, कैंसिल। नेट वोल्टेज निकालने के लिए दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका यही आपका नेट वोल्टेज आ जाएगा। यही बेटा आपका नेट वोल्टेज। नेट वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू समथिंग। ये जो समथिंग है ये आपका इंपीडेंस है। सर इंपीडेंस की वैल्यू तो 40 ओम ही आ गई, हाँ बेटा आनी चाहिए। 40 ओम तो सर रेजिस्टेंस है, हाँ बेटा इस केस में आपका एक्सएल और एक्ससी कैंसिल हो जाता है और जेड की वैल्यू आपके पास बेटा 40 ओम ही आती है। और कुछ पूछ रखा है क्या सवाल के अंदर, हाँ बेटा IRMS और पूछ रखा है।
अगर कोई मुझसे पूछ ले कि आई आर एम एस क्या होगा, बड़ा फॉर्मूला हम जानते हैं, आई आर एम एस इज ऑफ कोर्स वी आर एम एस डिवाइड बाई जेड। सर वी आर एम एस तो 200 वोल्ट दे रखा है, बड़ा कुछ नहीं बोल रखा, तो 200 वोल्ट आर एम एस वैल्यू ही है, दैट इज 200 वोल्ट अपॉन जेड, बड़ा जेड की वैल्यू 40 ओम। आई आर एम एस कम्स आउट में मेरे बच्चे 5 एम्पियर। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह ये बिहेव कर रहा होगा। ये हमारा अरेंजमेंट है बच्चा। आगे चलो बच्चों, एक और सवाल कर लो यार ना, ऐसा सही है बेटा, कोई ऐसा बहुत डिफरेंट नहीं है, बस मैंने थोड़े पार्ट ज़्यादा पूछ रखे हैं इस बार। अगेन बेटा सवाल आपसे बनना चाहिए। रेजिस्टेंस बेटा आरएलसी सर्किट है, रेजिस्टेंस है 60 ओम, इंडक्टेंस है 1/2 पाई हेनरी, कैपेसिटर कैपेसिटेंस है 200/पाई माइक्रोफेरेड। बेटा बैटरी लगा रखी है 300 वोल्ट साइन 100 पाई टी की। पूछा है इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, इंपेडेंस क्या होगा। फेजर बनाएं, पावर फैक्टर एंगल क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, आई मैक्स क्या है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू किसी टाइम टी पर कितनी है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसी टाइम पर कितना है, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसी टाइम पर कितना है, और इंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस किसी टाइम पर कितना है। ये सवाल है। एक्सएल विल बी ऑफ कोर्स ओमेगा इंटू एल। ओमेगा बड़ा आपका 100 पाई गिवन है, एल आपके पास बड़ा 1/2 पाई, दिस कम्स आउट टू बी 50 ओम। एक्स सी कितना है बेटा, एक्स सी है 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा, ओमेगा है 100 पाई, सी है बेटा 200/पाई, माइक्रो गया ऊपर तो 10⁶ आ गया ऊपर, पाई से पाई कैंसिल, 100 10⁴ 10⁴ तो कैंसिल हो गया, तो 100/2 ऑल्सो कम्स आउट बी 50 ओम। अरे बेटा ये दोनों तो बराबर हो गए, इसका मतलब ये जो ओमेगा है ये इस पूरे के पूरे आरएलसी सर्किट का ओमेगा रेजोनेंस है। मुझसे पूछा है जेड क्या है, वैसे तो मैं डायरेक्ट आंसर पता है बट फिर भी लिख रहा हूं, जेड इज √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। लो बेटा ये तो 60 ओम ही आ गया, आना ही था, ये तो रेजिस्टेंस के बराबर ही आ गया, ये तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मुझे कह रखा है कि इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट का फेजर बनाओ। अरे बेटा बिल्कुल बनाएंगे, फेजर बनाने में कौन सा टाइम लग रहा है यार, फेजर तो हम बना देंगे। सबसे पहले बेस बनाओ। बेटा बेस किससे बनाएंगे अपन लोग, बेटा बेस हम बनाएंगे करंट को, जिस तरफ करंट होगा उसी तरफ आपका वी आर होगा, उसी तरफ आपका वी आर होगा। सुनना बेटा, ये रहा आपका करंट, ये रहा आपका वी आर। वी आर की वैल्यू इज ऑफ कोर्स बड़ा 60 टाइम्स ऑफ आई। इंडक्टर में करंट पीछे होता है, वोल्टेज आगे होता है, तो वी एल ऐसे होगा, वी एल ऐसे होगा। वी एल की मेरे प्यारे बच्चों जो वैल्यू होगी बेटा दैट इज आई इंटू एक्सएल, एक्सएल है 50 तो 50 इंटू आई। वी सी मेरे बच्चे जानते हैं कि वी सी जो होगा वो अगेन करंट से π/2 पीछे होगा, दिस विल बी वी सी। बेटा वी सी कम्स आउट बी ऑफ कोर्स 50 इंटू आई। ये दोनों वोल्टेज मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट। बेटा हमारा जो केवीएल है वो कहता है कि दिस प्लस दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू नेट वोल्टेज। ये दोनों आपके हो जाएंगे कैंसिल, और ये दोनों बेटा आपके अगर कैंसिल हो गए, नेट वोल्टेज विल बी लाइक दिस, नेट वोल्टेज विल बी लाइक दिस, नेट वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू समथिंग, बेटा दिस समथिंग मस्ट बी योर जेड। ये पहले से पता ही है। चलो बच्चों फेजर भी बन गया। पावर फैक्टर एंगल, अरे तो रेजोनेंस है, पावर फैक्टर एंगल इज ऑल्सो द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज। दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो पावर फैक्टर एंगल बेटा कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। मुझे पावर फैक्टर चाहिए, बेटा पावर फैक्टर इज ऑफ कोर्स कॉस ऑफ थीटा, बेटा कॉस ऑफ 0 डिग्री कम्स आउट टू बी 1। व्हाट इज आई मैक्स, आई मैक्स इज ऑफ कोर्स वी मैक्स अपॉन जेड। प्यारे बच्चों जेड कितना निकाला अपन लोगों ने, 60। मैक्सिमम करंट कम्स आउट टू बी 5 एम्पियर। व्हाट इज वी आर मैक्सिमम, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू, बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स आई मैक्स इंटू आर।
आई मैक्स है 5, बेटा आर की वैल्यू कितनी है 60, 300 वोल्ट। अरे इसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 300 वोल्ट तो वही आ गया जो अप्लाइज वोल्टेज का बड़ा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, आना ही था, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस हम जानते हैं। वीसी की मैक्सिमम वैल्यू, बेटा वीसी की मैक्सिमम वैल्यू भी ऑफ कोर्स आई मैक्स इंटू एक्ससी। बेटा एक्ससी कितना आया था 50 आया था ना, 50 इंटू 5 कितना आएगा 250 वोल्ट। बेटा वीएल की वैल्यू ऑल्सो कम्स आउट बी 250 वोल्ट। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि हमेशा 250 वोल्ट है, माइनस 250 वोल्ट से और प्लस 250 वोल्ट के बीच में इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा है। मैं तो ये भी जानता हूं कि जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 250 होगा तो इसके अक्रॉस भी 250 होगा, बस इतना अंतर होगा कि यहां से तक 250 बढ़ेगा तो यहां से तक 250 घटेगा, तो ऑफकोर्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और दिस विल बी इक्वल टू दिस। सिस्टम रेजोनेंस में मुझसे पूछा है बताओ किसी भी टाइम पर करंट क्या होगा, किसी भी टाइम पर करंट की वैल्यू होगी, करंट की मैक्सिमम वैल्यू कहां गई, वो रही 5 एम्पियर इंटू साइन ऑफ 100 पाई टी एंड दैट्स इट, बस 100 पाई टी एंड दैट्स इट। सर कोई इस बार एंगल वेंगल जोड़ने की जरूरत है क्या? अरे नहीं बेटा, इस बार एंगल वेंगल जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है उसी तरफ होगा करंट है, आप बड़ा कोई लोड ही मत लो। इसी तरह से कोई मुझसे पूछ ले कि वी आर एट एनी टाइम टी, बेटा रेजिस्टेंस की अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस तेरे पास है 300 वोल्ट इंटू साइन ऑफ 100 पाई टी। कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका अप्लाइड वोल्टेज है उसी तरफ आपका वी आर है। बल्कि समझदार बच्चा बोलेगा सर अब उसी तरफ क्या, वही है ये तो, वो भी 300 वोल्ट साइन 100 पाई टी है, ये भी वही है। किसी भी टाइम पर जो अल्टरनेटिंग करंट के जो सोर्स है उसके पोटेंशियल डिफरेंस वही आपका वी आर का पोटेंशियल डिफरेंस, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जैसा है। वीसी कितना होगा बेटा, वीसी की मैक्सिमम वैल्यू है 250 वोल्ट इंटू साइन ऑफ 100 पाई टी। अरे बेटा साइन 100 पाई टी इज द फेज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, वीसी तो उससे पीछे है। अच्छा वीसी उससे पीछे कितना पीछे है, π/2, तो माइनस π/2। कोई और ज्योमेट्री वगैरह लगाना चाहो मर्जी आपकी। व्हाट इज वीएल, बेटा वीएल की मैक्सिमम वैल्यू है 250 वोल्ट इंटू साइन ऑफ 100 पाई टी। अरे 100 पाई टी तो आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है वो है, इंडक्टर उस फेज में थोड़ी है। इंडक्टर तो बेटा हो सकता है कि उसके साथ किसी एंगल पे हो, बेटा इंडक्टर तो ऐसे उससे आगे है, कितना आगे है प्यारे बच्चों, उससे आगे है हाँ, इंडक्टर तो उससे आगे है, कितना आगे बेटा π/2 प्लस π/2। वैसे मैं इसको भी लिख सकता हूं साइन π/2 प्लस थीटा इज आई थिंक बेटा क्या कॉस थीटा, मैं इसे लिखता हूं 250 कॉस 100 पाई टी। इसी तरह से वीसी बेटा साइन 100 पाई टी माइनस π/2, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 250 कॉस 100 पाई टी। देखो बेटा दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, सिर्फ उस अंदर किसका प्लस का और माइनस का। इंडक्टर के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे, बस बेटा एक बढ़ रहा होगा तो एक घट रहा होगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट इज एक बड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट सी टर्म और दैट इज क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर अगेन बेटा ऐसी टर्म है जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पर जेईई मेन में बहुत बार सवाल आ रखा है। हालांकि IIT जेईई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, बट अगेन मेरी ऐसी फीलिंग है कि इस पर सवाल पूछा जा सकता है, खास तौर से किसी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह की फॉर्म के अंदर। थ्योरी जो है इसकी वो ऑब्वियस बात है बेटा, हमारा जो सिंपल RLC सर्किट है उस पर बेस्ड है। तो सुनिएगा, हमारे पास एक AC सोर्स है जिसका वोल्टेज है V = V0 sin ωt। इसके साथ रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों के तीनों मैंने ऐसे सीरीज में लगा रखे हैं। बड़ा मैंने तीनों सीरीज में इस तरह से लगा रखे हैं। जैसे जैसे ओमेगा चेंज होगा तो आप जानते हो बेटा पहले Z जो है वो आपका लगातार घटता है फिर बढ़ता है। IRMS अगेन बेटा पहले लगातार बढ़ता है और फिर घटता है। मैं पावर को लेके एक बात और बोलना चाहता हूं। वी नो इट वेरी वेल कि एवरेज पावर बेटा, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ एवरेज पावर,
एवरेज पावर इज ऑफ कोर्स IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस ऑफ थीटा। चलो बच्चों, IRMS तो अपनी जगह है ही, VRMS को बड़े आराम से लिख सकता हूं कि दैट इज IRMS मल्टीप्लाइड बाई Z। बेटा Z की वैल्यू तो तुम जानते हो, रेजोनेंस वाले केस में कितनी होती है, R इंटू कॉस थीटा। बेटा कॉस थीटा कम्स आउट ऑफ कोर्स दैट इज IRMS का स्क्वायर इंटू R। चाहे रेजोनेंस हो या ना हो, एवरेज पावर का फॉर्मूला तो हमेशा बेटा IRMS का स्क्वायर इंटू R ही रहता है। रेजोनेंस नहीं भी होता है तब भी बेटा अपने एवरेज पावर का फॉर्मूला यही होता है। सर यही होता है क्या? बेटा बिल्कुल यही होता है। अगर मान लो कि रेजोनेंस ना होता तो मैं ऐसे लिखता कि IRMS तो वैसा का वैसा मल्टीप्लाइड बाई VRMS। बेटा VRMS को लिखता मैं IRMS मल्टीप्लाइड बाई Z इंटू कॉस थीटा। बेटा कॉस थीटा पावर फैक्टर बेटा जिसकी वैल्यू कितनी आती है, R बाई Z। Z से बेटा Z वापस से कैंसिल, मेरे पास एवरेज पावर की वैल्यू आ गई है IRMS का स्क्वायर इंटू R। मैं धीरे धीरे ओमेगा को वेरी कर रहा हूं। अगर मैं हमारे सोर्स के ओमेगा को अगर वेरी करूंगा तो मैं जानता हूं कि हमारा Z वेरी होगा। Z अगर वेरी होगा तो हम जानते हैं कि I हमारा IRMS भी वेरी होगा, और अगर IRMS वेरी होगा तो हमारा जो एवरेज पावर है बड़ा वो भी वेरी होगा। हम एक रफ सा स्केच बना सकते हैं इन दोनों के बीच में, कोई बहुत बड़ा ऐसा टास्क नहीं है जो हमसे ना हो। इस तरफ तो आपका ओमेगा, इस तरफ तो बड़ा आपका ये ओमेगा, और इस तरफ बड़ा आपका एवरेज पावर, इस तरफ बड़ा आपका एवरेज पावर। जब आपका ओमेगा टेंडिंग टुवर्ड 0 है उस टाइम आपका Z टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट है। Z अगर इनफाइनाइट है तो IRMS 0 है, और अगर IRMS 0 है तो ऑफकोर्स आपका एवरेज पावर 0 है। जैसे जैसे मैं ओमेगा बढ़ाऊंगा, बेटा देखना, जैसे जैसे मैं ओमेगा बढ़ाऊंगा तो Z घटेगा, Z घटेगा तो IRMS बढ़ेगा, IRMS बढ़ेगा तो IRMS का स्क्वायर भी बढ़ेगा, और अगर IRMS का स्क्वायर बढ़ेगा तो ऑफकोर्स आपका एवरेज पावर भी तो बढ़ेगा, और एवरेज पावर लगातार बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। जब आपके AC सोर्स का ओमेगा रेजोनेंस के बराबर हो जाएगा उस टाइम पर आपके पास एवरेज पावर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। वो बड़ा आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, इस टाइम पर आपके एवरेज पावर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। यहां पर I की वैल्यू भी मैक्सिमम, और अगर I की वैल्यू मैक्सिमम तो ऑफकोर्स बड़ा यहां पर आपके एवरेज पावर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। फिर भी अगर मैं ओमेगा को बढ़ाऊंगा, अगर मैंने ओमेगा को और बढ़ाया, तो अगर मैं ओमेगा को और बढ़ाऊंगा तो Z फिर से बढ़ेगा, Z बढ़ेगा तो IRMS घटेगा, और अगर IRMS घटेगा तो हमारा ऑफकोर्स I स्क्वायर भी घटेगा, I स्क्वायर घटेगा तो पावर भी लगातार घटेगा 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 घटेगा। फेयर एनफ। ये हमारे पास बड़ा एवरेज पावर की मैक्सिमम वैल्यू है, एवरेज पावर की मैक्सिमम वैल्यू है। लेट्स से मैं इस एवरेज पावर की जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको मैं एक बार के लिए P0 लिख दूं, ठीक है। ये किस ओमेगा के लिए? ये सिर्फ और सिर्फ ओमेगा रेजोनेंस के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ ओमेगा रेजोनेंस के लिए। अगर मैं कभी आपसे ये कह दूं कि मुझे है ना मैक्सिमम पावर नहीं चाहिए, मुझे मैक्सिमम पावर का हाफ चाहिए, अगर मैं ऐसा कह दूं कि मुझे मैक्सिमम पावर नहीं, मुझे मैक्सिमम पावर का हाफ चाहिए, मुझे मैक्सिमम पावर का हाफ चाहिए, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम पावर तो सिर्फ और सिर्फ ओमेगा रेजोनेंस पर हो सकती है, लेकिन उसका हाफ जो है वो 2 ओमेगास पर हो सकता है। एक तो छोटे वाला ओमेगा, छोटे वाले ओमेगा पर बड़ा ऑफकोर्स XC बड़ा है और XL छोटा है, तो ये तो आपका कैपेसिटिव वाला सर्किट में हो गया। और एक बड़ा वाला ओमेगा, बड़ा बड़े वाले ओमेगा में ऑफकोर्स ओमेगा L बड़ा है और 1/ओमेगा से छोटा है, तो ये हमारा एक तरह से इंडक्टिव सर्किट वाला हो गया। ये मेरे पास ओमेगा 2 हो गया। इसका मतलब मुझे है ना मैक्सिमम पावर का अगर हाफ पावर चाहिए तो इट कैन अकर एट 2 डिफरेंट ओमेगास। If I need only half power, comma, it can occur at 2 omegas.
बेटा कौन से ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। ओमेगा 1 छोटे वाला है, वो ऑफ कोर्स बेटा आपका कंडक्टिव है, ओमेगा 2 बड़े वाला है बेटा ऑफ कोर्स आपका कैपेसिटिव है। ठीक है, इसको बेटा हम हाफ पावर पॉइंट भी कहते हैं। बेटा क्या बोल सकते हैं वो, हाफ पावर पॉइंट। हाफ बेटा इसलिए कि यहां पर मैक्सिमम पावर का हाफ पावर आपके पास आ रहा है। सर ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 कैसे कैलकुलेट करोगे? बेटा मैथमेटिक्स लगाएंगे, कर लेंगे कैलकुलेट। मैं इसको एज ए सवाल पूछूं, फाइंड ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। सोचता हूं बेटा, सोचता हूं, आराम से देखना बेटा, देखना हमारे पास मैक्सिमम पावर जब आया, अच्छा अगले पेज पे दिखा दूं। जब मेरे पास मैक्सिमम पावर आया उस टाइम पर पक्की बात है कि IRMS की वैल्यू सबसे ज्यादा आई होगी। IRMS की मैक्सिमम वैल्यू बेटा इसलिए आई है क्योंकि अक्सर तो हमारा जो IRMS होता है वो आता है VRMS अपॉन Z। लेकिन रेजोनेंस वाले केस के अंदर जिस टाइम पर आपका पावर मैक्सिमम है, जिस टाइम पर आपका IRMS मैक्सिमम, उस टाइम पर Z की वैल्यू लीस्ट है। बेटा Z की वैल्यू लीस्ट कितनी हो सकती है? अपॉन R। Z की वैल्यू लीस्ट है तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम, करंट की वैल्यू मैक्सिमम तो पावर की वैल्यू मैक्सिमम है। अगर मैं आपसे यह कह दूं कि मुझे पावर चाहिए और वो भी मैक्सिमम पावर की हाफ, तो पक्की बात है कि इस बार हमारा जो IRMS होगा वो मैक्सिमम जो आपका IRMS आया था उसका 1/√2 होना चाहिए। सर क्यों? बेटा पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IRMS का स्क्वायर। अगर पावर हो हाफ हो गई है तो IRMS की वैल्यू 1/√2 हो गई है। अगर IRMS इस वाले केस में अगर मैं कहूं कि IRMS की वैल्यू मान लो कि IRMS मैक्स थी, तो इस केस के अंदर हमारे पास IRMS की जो वैल्यू होगी वो ऑफ कोर्स IRMS की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू थी दैट डिवाइड बाय √2 हो जाएगी। सर हमारा IRMS 1/√2 क्यों हो गया? बट हमारा IRMS 1/√2 इसलिए हो गया क्योंकि यहां पर तो रेजोनेंस वाले केस में तो Z की वैल्यू R थी और अब आपके Z की वैल्यू R नहीं है, अब आपके बेटा Z की वैल्यू कितनी है? √2R। नहीं समझ में आया? चलो मैं रिपीट करता हूं। वहां पर Z की वैल्यू R है तो यहां पर Z की वैल्यू है √2R। Z अगर √2 टाइम्स हो गया है तो IRMS मेरा 1/√2 टाइम्स हो गया है। IRMS अगर 1/√2 टाइम्स हो गया तो ऑफ कोर्स हमारा जो पावर है वो हाफ टाइम्स हो गया है। तो यहां इस केस में तो मैक्सिमम पावर आ रहा है और इस केस में आपका मैक्सिमम पावर का हाफ आ रहा है। समझ गए इस बात को? Z की वैल्यू √2R। बेटा Z मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि Z इज इक्वल्स टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बेटा देखना, दिस शुड बी इक्वल टू √2R। बेटा √2R तो सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब इसकी वैल्यू R² होगी। बेटा इसकी वैल्यू R² दो बार हो सकती है, एक तो कि मेरा XC माइनस XL जो है वो R हो जाए, या फिर मेरा XL माइनस XC जो है वो R हो जाए। XL माइनस XC अगर R हो जाए या XC माइनस XL अगर R हो जाते हैं, यहां पर R का स्क्वायर आ जाएगा, R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर 2R का स्क्वायर, 2R का स्क्वायर का रूट क्या होगा? √2R। ऑफ कोर्स यहां पर XC बड़ा है XL छोटा है तो बड़ा ये ऑफ कोर्स कंडक्टिव सर्किट है। इसको सोल्व करने पर पक्की बात है कि ओमेगा 1 आएगा। बेटा हमारे डायग्राम में ओमेगा 1 था ना, इससे पक्की बात है कि ओमेगा 1 आएगा। इसमें XL बड़ा है और XC छोटा है तो इससे बड़ा वाला ओमेगा आएगा। बड़ा वाला ओमेगा कौन सा है? ओमेगा 2 आएगा। सोल्व करते बेटा, XC 1/ωc माइनस ωL इज इक्वल्स टू R। ठीक है बेटा, 1 माइनस ω² LC माइनस ओमेगा टाइम्स RC। मेरे पास आ गया ω² LC प्लस ओमेगा टाइम्स RC माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओमेगा की वैल्यू आ गई है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4 इंटू A इंटू C अपॉन 2 टाइम्स A।
सर वो माइनस वाला रूट क्यों लिखा? बेटा ओमेगा नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए जानबूझ के मैंने ऐसे लिखा। ये पक्की बात है कि ओमेगा 1 है, ये बड़ा पक्की बात है कि आपका ओमेगा 1 है। ऐसे में ओमेगा 2 निकाल लूंगा, क्वालिटी की तो है, कौन सा कोई बहुत बड़ा काम है। मेरे पास आ गया ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल्स टू आर। मेरे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस ओमेगा टाइम्स आर सी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अगेन बेटा माइनस वाला रूट क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि हमारा जो ओमेगा है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर हमने माइनस लिया होता तो ओमेगा आपका नेगेटिव आ जाता। ठीक है बच्चों, यहां से मेरे पास ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों आ चुके हैं। ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 अगर हम ग्राफ में देखें तो ये दोनों रहे। बड़ा वाला जो है ये ऑफ कोर्स बेटा हमारे इंडक्टिव सर्किट वाला है, जिसमें एक्सएल बड़ा है और एक्ससी छोटा है, और ये छोटे वाला हमारा कैपेसिटिव सर्किट वाला है, जिसमें एक्ससी बड़ा है और एक्सएल छोटा है। इन दोनों ओमेगास के बीच का जो बड़ा गैप है ना, ये जो गैप है इसे मैं डेल्टा ओमेगा बोल रहा हूं, और उसे मैं बोल रहा हूं बैंडविड्थ। हालांकि बेटर वर्ड ये होगा कि बेटा बैंडविड्थ है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ बेटर वर्ड रहेगा, उसे हम बाद में लिख लेंगे है ना। हाँ अभी लिखते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, इसे मैं डेल्टा ओमेगा कह रहा हूं। ये है हमारा बेसिकली ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये है बेटा हमारा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। देखना बेटा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, अगर मैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करता हूं तो रूट वाली टर्म तो कैंसिल ही हो गई। आर सी माइनस माइनस आर सी, 2 आर सी अपॉन 2 एल सी, 2 आर सी अपॉन 2 एल सी, 2 आर सी upon 2LC, बड़ा that comes out to be R by L। बड़ा मेरे पास ये आ गया R by L। तो अगर कोई मुझसे ये पूछ ले कि यार वो दोनों ओमेगास जिन ओमेगास पर मैक्सिमम पावर का हाफ पावर आ रहा है, उन दोनों ओमेगास के बीच में डिफरेंस कितना है। सोर्स की दो ओमेगास ऐसी हैं जिन ओमेगास पर मैक्सिमम पावर का हाफ पावर आ रहा है, तो उन दोनों ओमेगास के बीच का जो डिफरेंस है उसे हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ का है, और उसकी जो वैल्यू है बेटा मेरे पास वो आ गई है बेटा कितनी, R by L। इसी तरीके से हो सकता है बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जगह फ्रीक्वेंसी बोला हो तो किस फ्रीक्वेंसी पर आएगा, तो बेटा मैं उसे F2 बोल दूंगा, इसे F1 बोल दूंगा। F2 जो होगा वो होगा ओमेगा 2 अपॉन 2 पाई, F1 जो होगा वो होगा ओमेगा 1 अपॉन 2 पाई। तो कई बार हो सकता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बजाय फ्रीक्वेंसी बोल रखा हो, तो उस केस में मैं ऐसे बोल दूंगा कि मुझसे सवाल के अंदर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ पूछ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ इज डेल्टा एफ, डेल्टा एफ इज बोला ऑफ कोर्स F2 माइनस F1, F2 इज ओमेगा 2 अपॉन 2 पाई, F1 इज ओमेगा 1 अपॉन 2 पाई, बड़ा हो गया मेरे पास डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 पाई, और इसकी मेरे पास वैल्यू आ गई दैट इज 1 अपॉन 2 पाई इंटू R बाई L। दिस इज द फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ। सारी फॉर्मूले बेटा याद नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ ये वाला याद रख लो, अपना काम तो वैसे ही चल जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं। अब मेन मुद्दे पे आता हूँ। हमने जो हेडिंग लिख रखी है बेटा वो है हमारी क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर इज सिंपली डिफाइंड एज, बेटा गौर से सुना, इज सिंपली डिफाइंड एज ओमेगा रेजोनेंस अपॉन डेल्टा ओमेगा। रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ। ओमेगा रेजोनेंस बेटा हमने बड़ी मेहनत से पहले से निकाल रखा है। किस ओमेगा पर रेजोनेंस होगा,
जिस टाइम पर रेजोनेंस होगा उस टाइम पर एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाएंगे, हमारा सारा का सारा जो अरेंजमेंट है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। उस टाइम पर आपके पावर की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। और ओमेगा रेजोनेंस मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे याद ही रखते हैं, ओमेगा रेजोनेंस इज 1/√LC। डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा इज बड़ा, ऑफ कोर्स हमने अभी भी निकाला है कितना बड़ा, R/L। और इसको सॉल्व करते हुए मेरे पास आ गया 1/R, तो बाहर आ गया, ये मेरे पास आ गया है √L/C। दिस इज योर क्वालिटी फैक्टर। अगर कोई क्वालिटी फैक्टर का अगर फॉर्मूला याद करना चाहे तो सिंपली ऐसे याद कर सकता है, क्वालिटी फैक्टर इज बड़ा सिंपली 1/R √L/C। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वालिटी फैक्टर एक जस्ट रेशो है, उससे ज़्यादा बड़ा कुछ खास ऐसा है नहीं। रेशो भी कैसा बड़ा, ये भी आपका रेडियन पर सेकेंड, ये भी आपका रेडियन पर सेकेंड, तो ऑब्वियस बात है कि हमारे पास जो क्वालिटी फैक्टर है ये अपने आप में एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसकी कोई यूनिट नहीं बेटा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ये तो जस्ट और जस्ट आपके पास एक सिंपल रेशो है, बड़ा सिंपल रेशो। फॉर्मूला बेटा प्लीज इसका याद रखें, जब भी बेटा कोई जेई के अंदर सवाल आए, हो सकता है कि बेटा फॉर्मूले पर ही सवाल आ जाए, अगर फॉर्मूले पर सवाल आ जाए तो हम बड़े आराम से फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे और हम क्वालिटी फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, हम बड़े आराम से क्वालिटी फैक्टर निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर बेटा एक छोटी सी बात और बोलना चाहता हूँ, मैं क्वालिटी फैक्टर की ना एक डेफिनेशन और देना चाहता हूँ। बेटा क्वालिटी फैक्टर की मैं एक डेफिनेशन और देना चाहता हूँ। हालांकि ये डेफिनेशन हमारे जेई के सिलेबस में, सीबीएसई के सिलेबस में है नहीं, बट एनसीईआरटी वगैरह में कहीं नहीं लिखी हुई। बेटा ये डेफिनेशन ज़्यादातर ना तुम आगे जाकर कॉलेज वगैरह में पढ़ सकते हो। ये डेफिनेशन ये कहती है कि क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड डिवाइड बाय एनर्जी dissipated in one cycle multiplied by 2π। सर ये एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी डिसिपेटेड इन साइकिल कब लिखनी है बेटा, ये सारे के सारे चीज़ें एट रेजोनेंस लिखनी है, जब आपका सारा का सारा सिस्टम रेजोनेंस में हो तब। सर नहीं समझे, बेटा समझाता हूँ। हमारे पास सिंपल आरएलसी सर्किट है, रेजोनेंस है, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सारा का सारा सिस्टम आपका रेजोनेंस में है। ठीक है, एनर्जी स्टोर ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस तो करेगा नहीं, इंडक्टर करेगा और कैपेसिटर करेगा। इंडक्टर के पास जो एनर्जी स्टोर्ड आएगी, मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि एनर्जी के पास एनर्जी आएगी ½ LIRMS का स्क्वायर। कैपेसिटर के पास एनर्जी आएगी Q²/2C। ऑफ कोर्स बेटा हमारे पास जब रेजोनेंस हो जाएगा उस टाइम पर जितनी ऑन एन एवरेज एनर्जी इसके पास होगी उतनी ही ऑन एन एवरेज एनर्जी इसके पास होगी। तो इसके पास मैग्नेटिक एनर्जी और इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग अलग लिखने से अच्छा है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक एनर्जी है उसी को डबल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक साइकिल के अंदर एनर्जी डिसिपेट कितनी होगी, एक साइकिल मतलब एक टाइम पीरियड में कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी, ये दोनों तो एनर्जी डिसिपेट करेंगे नहीं, एनर्जी डिसिपेट तो ये करेगा, ये एनर्जी डिसिपेट करेगा। मेरे प्यारे बालक जानते हैं कि ये एनर्जी डिसिपेट करेगा IRMS का स्क्वायर इनटू R, ये थोड़ा पावर होता है। एक साइकिल में बड़ा मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड इज ऑफ कोर्स 2π/ω। ओमेगा बड़ा कौन सा, रेजोनेंस वाला बड़ा, दिस होल मल्टीप्लाइड बाय 2π। बड़ा देखना वही आंसर आ रहा है क्या, IRMS का स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया और बेटा 2π से 2π कैंसिल हो गया और मेरे पास बेटा मेरे ख्याल से आ गया L/R। बेटा L/R ओमेगा ऊपर चला गया, बेटा ओमेगा रेजोनेंस वाला लिखना है। बेटा ओमेगा रेजोनेंस इज ऑफ कोर्स बेटा 1/√LC और हमारे पास बेटा वापस से वही आंसर आ गया है 1/R√L/C। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा बेटा कि है ना ये कोई बहुत ही तगड़ी डेफिनेशन है, मैंने तो खुद बेटा है ना ऐसे ही कभी पढ़ी थी तो मुझे लगा मैं बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि इस बात पर कोई सवाल आ जाएगा, मुझे ऐसा इंटरेस्टिंग लगी, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता दी। आपको तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी फैक्टर ऐसे याद करना है कि इट इज़ सिंपली ओमेगा रेजोनेंस
ओमेगा रेजोनेंस अपॉन बेटा ऑफ कोर्स आपका ये डेल्टा ओमेगा या फिर बैंडविड्थ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आई होप बेटा ये वाली बात समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। मैं एक जस्ट फॉर्मूला बेस्ड बेटा आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। सुनिए बेटा, हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है, ये रेजिस्टेंस बड़ा इंडक्टर, ये आपके पास बड़ा कैपेसिटर, इस तरह का आपके पास अरेंजमेंट है। मान लीजिए बेटा आपके पास ये रेजिस्टेंस जो है बेटा दिस इज 50 ओम, दिस इंडक्टेंस इज 2 हेनरी एंड कैपेसिटेंस इज 50 माइक्रोफैरड, बेटा 50 माइक्रोफैरड। ठीक है ना। मेरा सवाल आपसे ये है, पहला सवाल, फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ। दूसरा सवाल बेटा, फाइंड रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और तीसरा, इस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर कितना है। बड़ा 3 सवाल है। सबसे पहला डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा बड़ा हम फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा ओमेगा इज सिंपली आर बाई एल। बड़ा डेल्टा ओमेगा इज सिंपली आर बाई एल, आर अपॉन एल। दोनों को बड़ा मैंने एस आई यूनिट में लिखा तो बड़ा मेरे पास ये आ गया 25। ऑफ कोर्स बड़ा मैं इसे रेडियन पर सेकेंड टाइप लिखूंगा। ओमेगा रेजोनेंस, बड़ा मुझे ओमेगा रेजोनेंस पूछा है। बड़ा ओमेगा रेजोनेंस मेरे बालक जानते हैं कि इट इज 1 अपॉन रूट एल सी। बड़ा 1 अपॉन रूट एल सी, 1 अपॉन रूट एल सी। एल कितना है 2, सी कितना है बेटा 50 इंटू 10 रेज टू पावर -6। ये 10 रेज टू पावर -6 जैसे ऊपर गया बेटा 10 रेज टू पावर 6, 10 रेज टू पावर 6 का बेटा रूट कितना आ गया 1000। नीचे बेटा 100 आ गया, 100 का रूट बेटा कितना आ गया 100 का रूट बेटा आपके पास 10 आ गया। बेटा आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी 100 रेडियन। मुझे आपने क्वालिटी फैक्टर पूछा, क्वालिटी फैक्टर इज ऑफ कोर्स बेटा आपका डेल्टा ओमेगा, सॉरी आपका ओमेगा रेजोनेंस अपॉन आपका डेल्टा ओमेगा। बड़ा मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है, ओमेगा रेजोनेंस बड़ा ऊपर आएगा, ओमेगा रेजोनेंस आएगा ऊपर तो दैट इज 100 बड़ा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, डिवाइड बाई 25। आई थिंक बड़ा क्वालिटी फैक्टर मेरे पास वैल्यू आ गई है 4। मेरे पास इस केस में क्वालिटी फैक्टर 4। हम सीधा भी क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ क्वालिटी फैक्टर पूछा तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा क्या 1 अपॉन आर रूट एल बाई सी। बेटा सिर्फ वो से वैल्यूज रखनी है, दैट इज 1 अपॉन 50 इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाई सी। एल कितना बेटा 2, सी कितना है सी बेटा 50 इंटू 10 रेज टू पावर -6। बेटा 10 रेज टू -6 तो ऊपर चला गया, मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 50 इंटू अंडर रूट ऑफ, ठीक है 200 अंदर ले आया बड़ा ये आ गया मेरे पास 4 इंटू 10 रेज टू पावर 4। सही तो कड़ा मैंने बड़ा 10 रेज टू पावर 4 का बड़ा 2 इधर लिया, 200 बड़े 5। ठीक है, इट कम्स आउट टू बी 200 अपॉन 50 बड़ा 250 कम्स आउट टू बी 4। जैसे आपको पसंद हो बड़ा वैसे करो, किसी प्रकार का इसमें कोई इश्यू नहीं है। वैसे क्वालिटी फैक्टर की सिग्निफिकेंस के बारे में मैं ऐसे एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा। हाँ बेटा, जैसे हमने अभी तक देखा कि हमारा जो क्यू फैक्टर है उसका फॉर्मूला जो आया है बड़ा वो इस तरह से आया है कि दैट इज ओमेगा रेजोनेंस अपॉन डेल्टा ओमेगा।
ठीक है, या फिर बेटा 1/r इंटू रूट एल बाई सी, ये था ना फॉर्मूला, एक बार चेक तो कर लो, 1/r रूट एल बाई सी। देखो बेटा क्वालिटी फैक्टर है ना, वो किसी भी पावर सर्किट का जो पावर है वर्सेस जो सोर्स है उसका ओमेगा जो है, उसके बीच का जो ग्राफ है उसके शार्पनेस को बताता है बेटा, उसकी शार्पनेस को बताता है। कैसे, सुनना। मान लीजिए कि कोई सर्किट ऐसा है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो आपका जो डेल्टा ओमेगा है वो ज्यादा होगा, आपकी जो बैंडविड्थ है बड़ा वो ज्यादा होगी। बैंडविड्थ अगर ज्यादा होगी तो ऑफ कोर्स हमारा क्वालिटी फैक्टर कम होगा। क्वालिटी फैक्टर कम होगा, इसका मतलब हमारा जो ग्राफ हो वो शार्प नहीं होगा, वो एक तरह से थोड़ा सा फ्लैटर साइड में होगा। हमारा जो पावर वर्सेस ओमेगा ग्राफ है इट विल बी ऑन द फ्लैटर साइड। जो आपका मैक्सिमम पावर है, उसका हाफ पावर जो है वो जिन दो ओमेगास के बीच में आ रहा है, उन दोनों ओमेगास के बीच का जो डिफरेंस है, ये लार्ज है। और अगर ये लार्ज है इट मींस हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा सा फ्लैट है। प्यारे बच्चों क्या है, थोड़ा सा ग्राफ हमारा फ्लैट है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि क्वालिटी फैक्टर जितना कम होगा, ग्राफ का जो ग्राफ होगा P वर्सेस ओमेगा वो उतना ही ज्यादा फ्लैटर ग्राफ होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मान लीजिए आपके पास ग्राफ ऐसा है, ऐसा, ये आपका मैक्सिमम पावर है, ये बड़ा आपका मैक्सिमम पावर है, और मुझे इसका हाफ पावर चाहिए। इसका हाफ पावर 2 ओमेगास पर आ रहा है। ये जो 2 ओमेगास पे आ रहा है, इन दोनों ओमेगास के बीच में इस बार डिफरेंस कम है, मतलब डेल्टा ओमेगा छोटा है। डेल्टा ओमेगा छोटा है बड़ा, डेल्टा ओमेगा छोटा तब होगा जब सर्किट का रेजिस्टेंस कम होगा। और अगर डेल्टा जो ओमेगा अगर आपका छोटा होगा तो आपका क्यू फैक्टर जो है बड़ा, वो बड़ा होगा। क्यू फैक्टर अगर बड़ा होगा तो इट मींस आपका जो P वर्सेस ओमेगा ग्राफ है वो उतना ही ज्यादा शार्पर होगा, ग्राफ होगा अगर आपका क्वालिटी फैक्टर अगर ज्यादा है तो। और क्वालिटी फैक्टर को ज्यादा करने के लिए सर्किट का रेजिस्टेंस जितना कम हो बड़ा उतना बढ़िया है। हालांकि आप एल और सी वगैरह भी मैनेज कर सकते हो, लेकिन आप सीधे शब्दों में ऐसा कह सकते हो। ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट बेटा मेरे ख्याल से आप लोग याद भी रखोगे, बड़ा ठीक, बहुत ही बेसिक सी बात थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी।